जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका परचम क्लासेस पर। मैं संदीप बंसल आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरनेशनल न्यूज, स्पोर्ट्स न्यूज एंड इंडिसेस के बारे में। तो इंटरनेशनल न्यूज में पहली आती है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, जो है आईएमएफ की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मैनेजिंग डायरेक्टर चुनी गई हैं दोबारा से। 1 अक्टूबर 2024 को उनका टेन्योर शुरू होगा, 5 साल का टेन्योर होगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बीओपी क्राइसिस के समय पर काम आता है। बीओपी क्राइसिस, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, जो रिसेंटली श्रीलंका ने फेस किया, भारत ने फेस किया था 1991 में। जब हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़े, हमारे पास लगभग 15 दिन का इंपोर्ट करने का भी पैसा नहीं था, ऐसा कहा जाता है। बेसिकली ये बीओपी क्राइसिस होता क्या है, जब आपके पास उतना धन ना हो जिससे कि आप इंपोर्ट कर सके, आयात कर सके। ठीक है, तो वो जो है जनरली कहा जाता है जब आपके पास फॉरेन करेंसी नहीं होती, सो उसको बीओपी क्राइसिस। सिंपल भाषा में, और भी बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं, पर सिंपल भाषा में ये है। तो यहां पर ये महिला हैं जो दूसरी बार चुनी गई हैं। अभी तक आईएमएफ का जो भी चीफ बना है, हेड बना है, वो यूरोपियन रहा है। वर्ल्ड बैंक का जो भी हेड बना है वो अमेरिकन रहा है। हो सकता है कुछ बच्चों को लगे अरे नहीं, हमने वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट पढ़ा था अजय बांगे, वो तो भारतीय है। जी नहीं, वो भारतीय मूल के हैं, वो अमेरिकन सिटीजन ही हैं, इंडियन अमेरिकन है, अमेरिकन सिटीजन है। तो ये अभी तक कहीं ना कहीं वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ पे सीधा सीधा आप कह सकते हैं यूएस का और यूरोप का जो है एक तरीके से कब्जा रहा है। आगे चलते हैं। प्रो रशिया कैंडिडेट पीटर पेलेग्रिनी इलेक्टेड स्लोवाकिया प्रेसिडेंट। स्लोवाकिया ईस्टर्न यूरोप में आता है। किसी समय पर ये युगोस्लाविया, ठीक है, उसका पार्ट हुआ करता था। स्लोवाकिया एक अलग देश है। यहां पर जो प्रो रशिया राष्ट्रपति आए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रो रशिया राष्ट्रपति आने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं रशिया के साथ खड़े हुए हैं। और ये, इससे आप याद कैसे रख सकते हो, पीटर, ठीक है, पीटर रशिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर, सेंट पीटर्सबर्ग। जो रशिया के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, वो भी वहीं पर पैदा हुए थे, सेंट पीटर्सबर्ग में। तो पीटर से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है कर्नल एडिसन नैपियो टू सर्व एज पपुआ न्यू गिनीज फर्स्ट डिफेंस एडवाइजर टू इंडिया। ठीक है जी, तो यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं। पापा ने कहा एडिसन की तरह बनो। ठीक है, पापा ने क्या कहा, एडिसन की तरह बनो, नई चीजें सोचो, इनोवेशन करो, नवाचार करो। ठीक है, सो टेकिंग फॉरवर्ड डिफेंस कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड पपुआ न्यू गिनी। सो पीएनजी अपॉइंटेड, पीएनजी मतलब पपुआ न्यू गिनी अपॉइंटेड फर्स्ट डिफेंस एडवाइजर टू इंडिया। ठीक है, तो यहां पर डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट हुए थे 1976 में पपुआ न्यू गिनी। अगर आप ओशियानिया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा कंट्री है, यहां पर आप देखेंगे ये आता है आपका पपुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इंडिया गीता सबरवाल अपॉइंटेड एज यूएन रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर इन इंडोनेशिया। ठीक है, तो इंडोनेशिया, इंडिया, वेरी सिमिलर साउंडिंग। तो इंडिया की जो गीता सबरवाल है, जैसे गीता में लिखा गया है कि सबर का फल मीठा होता है। ठीक है, तो सबर का फल मीठा होता है। आप दूसरी जगह जा रहे हैं, वहां सबर से रहें, ऐसा कहा गया। तो इंडिया, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने अपॉइंट किया है सबरवाल को इस पर्टिकुलर पोस्ट पर। ठीक है जी, गीता सबरवाल को। यूके की पहली वुमेन हाई कमिश्नर टू इंडिया, जिनका नाम है लिंडी कैमरन। ठीक है, कैमरून। ये भारत की पहली, मतलब यूके, देखिए एक चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा, एक होता है टर्म एम्बेसडर। ठीक है, कई बच्चों को एक कंफ्यूजन रहती है, एम्बेसडर, और एक होता है टर्म हाई कमिश्नर। बेसिकली डिप्लोमेट है, ठीक है, राजदूत जो है। जो ब्रिटेन की कॉलोनीज रही हैं, यूके की कॉलोनीज रही हैं, उनमें हाई कमिश्नर वर्ड यूज होता है, और बाकी जगह के लिए हम एम्बेसडर वर्ड यूज करते हैं। अगर हम यूएस में, हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है, उनको हम बोलते हैं इंडियाज एम्बेसडर टू यूएस। ठीक है, या यूएस एम्बेसडर टू इंडिया। बट जो फॉर्मर कॉलोनीज हैं यूके की, उनमें हाई कमिश्नर जो है शब्द यूज किया जाता है। ठीक है, तो लिंडी कैमरन यूके चीफ ऑफ साइबर सिक्योरिटी रही हैं। ये पहली महिला जो है कह लीजिए हाई कमिश्नर होंगी भारत के लिए।
नेक्स्ट है आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ने अपॉइंट किया है जुडिथ सुमिनवा तालुक एज द अफ्रीका नेशंस फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर। अब पहली बात तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को अगर आप मैप में देखेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, तो इसमें से इक्वेटर भूमध्य रेखा क्रॉस करती है। ठीक है, तो जहां पर भूमध्य रेखा क्रॉस करेगी तो वहां जंगल होगा, कॉन्गो नदी है, यहां पर जंगल होगा तो जंगल की क्या होंगी, जंगल में बहुत बड़े बड़े पेड़ होंगे और पेड़ की जड़ें होंगी। तो जड़ों से आप याद रख सकते हो जुडिथ। ठीक है, जुडिथ। ठीक है, तो यहां पर जुडिथ सुमिनवा जो है पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। ठीक है, तो ये है आपका जो है देश डेमोक्रेटिक। दो देश हैं कॉन्गो से, एक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, दोनों में कंफ्यूज मत कीजिएगा। ठीक है, दोनों से ही इक्वेटर क्रॉस करता है और कॉन्गो नदी के नाम से दोनों देशों का नाम है। नेक्स्ट आता है अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा अपॉइंटेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कुवैत। ठीक है जी, तो अब इसको याद रखते हैं। पहली बात तो नाम काफी लंबा है, वेट। ठीक है, कुवैत। तो वेट करा, वेट के लिए क्या करना है, सभा, सबर। ठीक है, वेट का मतलब सबर करो, वेट करो। ठीक है, तो अल सबा, तो यहां पर आप देख सकते हैं 2 बार आ रहा है। ठीक है, मोहम्मद सबा अल सलेम अल सबा, तो यहां से वेट मतलब सबर करो। ठीक है, तो कुवैत एक बहुत इंपॉर्टेंट देश है गल्फ कॉपरेशन काउंसिल का, या पेनिनसुला में, अरब पेनिनसुला में बहुत ऑयल रिच कंट्री है। ठीक है, और इसकी जो करेंसी है कुवैती दिनार है। नेक्स्ट आता है साइमन हैरिस बिकम द आयरलैंड यंगेस्ट एवर प्राइम मिनिस्टर। देखो इसको याद रखने का तरीका, यूके में 4 डिविजन्स हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नदर्न आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड का अगर आप मैप देखोगे तो जो नॉर्थ वाला पार्ट है वो यूके का है, बाकी एक अलग देश है जिसकी कैपिटल डुबलिन है। अब यहां पर साइमन, साइमन से याद करो, गो, साइमन गो। ठीक है, साइमन वापस जाओ 1928 में, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं साइमन गो बैक। ठीक है, साइमन गो बैक के नारे लगे थे, तो यहां पर आयरलैंड भी ये नारे लगा रहा है कि साइमन गो बैक। ठीक है, तो उससे आप याद रख सकते हो। सो आयरलैंड यंगेस्ट एवर प्राइम मिनिस्टर, मात्र 37 लगभग साल के हैं जो ये प्रधानमंत्री बन गए हैं। ठीक है जी, साइमन हैरिस बिकम्स आयरलैंड यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर रिप्लेसिंग द लियो वरादकर। अच्छा, ये लियो वरादकर जो इससे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, ये भारतीय मूल के थे, ये इंटरेस्टिंग है। यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक हैं, वो भारतीय मूल के थे। आयरलैंड के प्रधानमंत्री वो भारतीय मूल के थे। ठीक है, सो इट्स इंटरेस्टिंग। ओके, नेक्स्ट आता है लॉरेंस वोंग टू टेक ओवर एज द सिंगापुर प्राइम मिनिस्टर ऑन May 15। ठीक है, 15 मई को, मतलब ये जीत गए हैं, ये जो है प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और विल सक्सीड ली हिजिंग लूंग हु हैज हेल्ड द टॉप जॉब फॉर 20 ईयर्स। तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो हैं यहां पर प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। सिंगापुर मलक्का ऑफ स्ट्रेट पे आपका ये जो है देश है, सिटी स्टेट इसे बोला जाता है, मतलब एक शहर है। और किस तरीके से इस सिंगापुर ने 70 सालों में डेवलपमेंट की है ये देखने लायक है। और अब इसके नए प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं लॉरेंस वोंग। ठीक है, वाह 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 से याद रख सकते हो, वोंग। ठीक है, 111 ईयर ओल्ड जॉन एल्फ्रेड टेनिस वुड फ्रॉम इंग्लैंड जो है दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति हो गए हैं। तो ऐसे इसको याद रखना वुड से। ठीक है, इनके नाम में वुड आता है कि जैसे पेड़ है, एक बड़ा पेड़ है, वो कई कई सालों तक खड़ा रहता है, तो वैसे ही ये कई सालों से खड़े हुए हैं। 111 साल के हो गए हैं, सॉरी, हाँ जी, 111 साल के हो गए हैं और सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है ब्रिटिश नेशनल रस कुक बिकम द फर्स्ट पर्सन टू लाइक रन द, ठीक है, पूरा जो है इंटायर लेंथ ऑफ अफ्रीका, यहां से चले वो पूरा का पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट इन्होंने कवर किया। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट कवर किया दौड़ते हुए। ठीक है, जिसमें कि इन्होंने 16,000 किलोमीटर कंप्लीट किया है, 16,000 किलोमीटर। ठीक है, 386 मैराथन के लगभग है, एक मैराथन में होता है 41 पॉइंट समथिंग किलोमीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका 352 डेज। तो ये जो है पहले ऐसे व्यक्ति हो गए, तो ऐसे याद रख लो कि इनको कुकिंग बहुत अच्छे से आती है, तो जहां जहां दौड़ते हुए गए, रात में अपना खाना बनाते थे, फिर सुबह उठ के दौड़ना शुरू कर देते थे। ठीक है जी, चलिए अब यहां पर एक और इंटरेस्टिंग न्यूज है। 60 ईयर ओल्ड विन्स द मिस यूनिवर्स ब्यूनो एरिस ब्यूटी पेजेंट
ब्रेक स्टीरियोटाइप्स, ये एक ना डिसीजन लिया गया लास्ट ईयर के जो भी ये ब्यूटी पीजेंट्स हैं, मतलब जो जहां पर जैसे मिस यूनिवर्स है, मिस वर्ल्ड है, इसमें अपर एज लिमिट नहीं होगी। तो यहां पर ब्यूनो एरिस जो कि अर्जेंटीना की कैपिटल है, तो वहां पर एक महिला है जिनकी उम्र 60 साल है। ठीक है, यहां पर इन महिला को आप देख सकते हैं। ये जो है मिस यूनिवर्स ब्यूनो एरीज, मतलब उस पर्टिकुलर एरिया को रिप्रेजेंट करेंगे, 60 साल की हैं। ठीक है, तो अपने आप में काफी बड़ी बात है। सो एलेजेंड्रा मैरिसा रॉड्रिग्स won the title of Miss Universe of the province of Buenos Aires 2024, first woman of her age to won such a prestigious ब्यूटी पीजेंट। ठीक है, तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इस उम्र में जाकर किसी ने ब्यूटी पीजेंट जीता है। ठीक है जी, लास्ट ईयर उन्होंने कहा है कि कोई भी इस पे अपर एज लिमिट नहीं होगी। इंडिया और मॉरिशस ने प्रोटोकॉल साइन किया है टैक्स ट्रीटी को लेकर। देखिए, अगर आप पुराना डाटा देखेंगे या अभी का भी लेटेस्ट डाटा देखेंगे तो देखेंगे कि मॉरिशस छोटा सा देश है, पर जब मॉरिशस से ना आप इन्वेस्टमेंट को देखेंगे इंडिया में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जिसे कहा जाता है। तो मॉरिशस से बहुत इन्वेस्टमेंट मिलेगी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट मिलेगी। तो आपके दिमाग में नेचुरल सा सवाल आएगा कि यार मॉरिशस छोटा सा देश है, अफ्रीका देश है, ठीक है डेवलप्ड है, बट इतनी इन्वेस्टमेंट वो इंडिया में कैसे कर पाता है? तो इसका उत्तर है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, DTAA। बेसिकली एक समझौता हो रखा है कि भाई आपके जो यहां पर से इन्वेस्टमेंट आएगी उस पर टैक्सेस में बहुत सारी छूट दी गई है। बहुत सिंप्लीफाइड भाषा में बता रहा हूं, बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं, बट सिंपल भाषा में क्या है, तो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा, फिर जो कैपिटल गेन्स होगा, मतलब जब कंपनी बढ़ती है, कब कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ती है, शेयर्स बढ़ते हैं, उस पे जो वैल्यूएशन पे कह लीजिए गेन होता है, बेनिफिट होता है, उस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो बहुत सारे जो कंपनीज हैं, विदेशी कंपनीज भी मान लो, तो वो क्या करती थी, मॉरिशस के थ्रू इंडिया में इन्वेस्टमेंट करती थी। ठीक है, सो व्हाट दे यूज्ड टू डू, दे ओपन अप देयर ऑफिसेज इन मॉरिशस एंड दैट इज थ्रू दैट पर्टिकुलर रूट दे ट्राई टू इन्वेस्ट इन इंडिया। ठीक है, सो ये चीज को भारत ने देखा कि भाई साहब इससे तो हमें नुकसान हो रहा है, इससे मतलब ऐसे समझो कि इंडिया को टैक्स का सीधा सीधा नुकसान हो रहा है। तो वहां पर जो है इंडिया ने अब यहां पर ये टैक्स ट्रीटी को अमेंड किया है। आई होप ये क्लियर हो गया है। रीजन क्या है? ठीक है, सबसे पहले तो रीजन समझ आना चाहिए। सो इंडिया एंड मॉरिशस प्रोटोकॉल साइन किया, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट टू इंक्लूड प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट टू डिसाइड वेदर अ फॉरेन इन्वेस्टर इज एलिजिबल टू क्लेम बेनिफिट्स, क्या वो एलिजिबल है या नहीं, तो ये देखा जाएगा। ठीक है, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और गवर्नमेंट ऑफ मॉरिशस ने ये साइन किया था ट्रीटी 1983 में, और जैसे मैंने आपको बताया 2016 तक ये पर्टिकुलर चीज थी कि इंडियन जो भी कैपिटल गेन्स होगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2017 में इस चीज को मतलब करेक्ट किया गया, और सीधा सीधा अगर हम बात करें, सो एक बहुत बड़ा रीजन है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन एंटिटीज का, कि वो मॉरिशस के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट रूट करते थे। ये कहानी मैंने आपको मोटा मोटा बता दी है। ठीक है, मॉरिशस की बात करें तो कैपिटल पोर्ट लुइस है, और मॉरिशस जो कि एक समय पर यूके की कॉलोनी था, बहुत सारे इंडियंस ही वहां पर रहते हैं, बहुत सारे भारतीय मूल के ही हैं। अगर आप इनके राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर का नाम देखोगे, पृथ्वीराज सिंह रूपन, प्रवींद जगन्नाथ, ठीक है, तो नाम से बड़ा क्लियर पता लग रहा है कि भारतीय मूल के ही हैं। इंडिया सेकेंड ग्लोबल पोर्ट इन सितवे म्यांमार, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, मतलब दिस इज, मेरी तरफ से इसको स्टार मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। क्यों इंपॉर्टेंट न्यूज है, थोड़ा सा पहले इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं। ठीक है, देखो इसका बैकग्राउंड ये है कि चाइना जो है दुनिया भर में, आप कहेंगे कि इंडिया और म्यांमार की बात चल रही है, बीच में चाइना कहां से आ गया? चाइना हर जगह है। ठीक है, चाइना वो फूफा जी की तरह है, हर जगह आ जाता है। चलिए, तो चाइना जो है, क्या है कि चाइना जो है क्या कर रहा है कि दुनिया भर में पोर्ट्स बना रहा है। अब वो क्या करता है, बहुत ज्यादा पैसा देता है, जैसे कि उसने श्रीलंका को दिया कि हम्बनटोटा पोर्ट बनाना है, लो पैसा लो। ठीक है, नाउ वो जितना सोचा था कि उसका रिजल्ट आएगा वो हुआ नहीं, तो देन दे स्टार्टेड व्हाट दे डू कि उस पर्टिकुलर पोर्ट को वो कैप्चर कर लेते हैं, उसको लीज पे ले लेते हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल डेट ट्रैप थ्योरी। अच्छा, अब इससे क्या हो रहा है कि धीरे धीरे जो है चाइना इंडिया के आसपास जो इनसर्कलिंग स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी कहा जाता है, उस तरीके से वो चीज कर रहा है। और ये सिर्फ भारत के साथ ही नहीं, ये दुनिया भर में अफ्रीका के बहुत सारे देशों के साथ हुआ है।
अब यहां पर इंडिया चाहता है कि भाई जो पड़ोसी देश है ना हमारे, उन पे भारत का इंफ्लुएंस बना रहे। हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बहुत बड़े कह लीजिए इन्वेस्टर्स हैं, जो उन पर्टिकुलर एरियाज को हम कंट्रोल कर सकते हैं, उन पोर्ट्स को डेवलप करने में हेल्प कर सकते हैं पड़ोसी मुल्कों को। अच्छा, इसके अलावा क्या है, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है, जो कि लैंडलॉक्ड है, जहां कोई पोर्ट फैसिलिटीज नहीं है, उनको पोर्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। रिसेंटली हमारे रिलेशंस काफी इंप्रूव हुए हैं। अगर हम देखें बांग्लादेश के साथ, चिट्टागांव पोर्ट के थ्रू हम नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम वी वांट अल्टरनेटिव्स आल्सो। तो हम क्या कर रहे हैं, म्यांमार, ठीक है, यहां पर आप मैप देखोगे तो यहां पर आप देखो कि ये है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, यहां पर ये चट्टोग्राम, ठीक है, चट्टोग्राम मतलब चिट्टागांव पोर्ट, ठीक है, मास्टर सूर्या सेन है ना, सूर्यदा, तो ये, और यहां पर है इनका सितवे पोर्ट। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट आवर नॉर्थ ईस्ट रीजन। सो यहां पर कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, ये सितवे पोर्ट जो है कनेक्ट करेगा आइजवाल के साथ, मिजोरम के साथ, ठीक है। सो इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि कलकत्ता से यहां पर घूम के आपको पूरा नॉर्थ ईस्ट घूम के, ठीक है, यहां पर पहुंचना रहता था, या मिजोरम पहुंचना रहता था, 2 से 3 दिन लगते थे, मिनिमम 2 से 3 दिन, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, यहां शिप से यहां पहुंचाओगे, ये नदी है, नदी से सीधा यहां पहुंचा दोगे। सो इट विल ड्रास्टिकली रिड्यूस द टाइम, ठीक है। इससे हमारी जो सप्लाईज पहुंचानी है उसको एक ऑल्टरनेटिव रूट मिलेगा, सस्ते में चीजें पहुंच पाएंगी, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो पाएगा। मोर ओवर यहां से जो ट्रेड करना है वो जो है म्यांमार के साथ या बाकी देशों के साथ ट्रेड हो पाएगा। तो ये भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कालादान रिवर प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है। सो यहां पर कालादान रिवर, ये आपको पता होना चाहिए। हाँ, इसको बना कौन रहा है, इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड बना रहा है, जो आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के अंतर्गत, ठीक है। ये एक जॉइंट वेंचर है, ठीक है, ये जॉइंट वेंचर है, और जॉइंट वेंचर है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट का और दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट का, ठीक है। और इससे पहले हमने ईरान में छाबार पोर्ट बनाया था, ठीक है, जिसका नाम था शाहिद बेहेशती पोर्ट छाबार ऑफ ईरान, ठीक है। बट छाबार ईरान में खास ये था कि सिर्फ 2 ही टर्मिनल थे हमारे पास, यहां पर पूरा का पूरा पोर्ट है, ठीक है। सितवे पोर्ट जो है भारत डेवलप कर रहा है। चलिए नेक्स्ट, सो लॉन्ग टर्म लीज, ये पूरी कहानी है, ठीक है, दैट वी हैव डिस्कस्ड। नेक्स्ट आता है हांगकांग सिंगापुर बैन एमडीएच एवरेस्ट स्पाइसेस, ठीक है जी। ये अपने आप में बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि अगर आप मसालों की बात करें इंडिया में, तो ये मेरे ख्याल से 2 ऐसे ब्रांड हैं जो सब लोगों ने, आप लोगों ने सुने होंगे, और ये सबसे ज्यादा चलने वाले ब्रांड्स हैं, मतलब सबसे ज्यादा अगर आप सेल देखेंगे इन्हीं 2 ब्रांड्स की आपको मिलेगी। और इसमें जो है कहा गया है कि कैंसरस इथाइलिन ऑक्साइड है, ठीक है, कैंसरस इथाइलिन ऑक्साइड है। अभी कुछ लाइक ऑफिशियली नहीं आया है इसको लेकर के क्या इसमें ऐसा सच में है या नहीं, बट हांगकांग और सिंगापुर ने रिसेंटली बैन कर दिए हैं सेवरल स्पाइसेस मैन्युफैक्चर्ड बाय एमडीएच एंड 1 फिश करी मसाला बाय एवरेस्ट फूड प्रोडक्ट्स। डिसीजन आया है क्योंकि उन्होंने कहा है कि इसमें कैंसर कॉजिंग पेस्टिसाइड्स हैं, ठीक है, इन स्पाइसेस में। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने क्वालिटी चेक्स के लिए ऑर्डर कर दिया है इन प्रोडक्ट्स पर, ठीक है। तो अब इनकी क्या रिपोर्ट आएगी एफएसएसएआई की, वो देखना रहेगा, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लाइक एज इंडियंस हमारे सबकी हेल्थ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, ठीक है, 29 मार्च को क्लोजिंग इवेंट हुआ। 2023 का जो साल था वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स था, जो भारत के ही कहने पर मनाया जा रहा था। पूरे दुनिया भर में मिलेट्स जो हैं वो 20% मिलेट्स इंडिया में प्रोड्यूस होता है। मिलेट्स होता क्या है, मोटा अनाज, ज्वार बाजरा रागी, ठीक है, जिसको पहले क्या कहा जाता था, गरीबों का अनाज कहा जाता था, आजकल कहा जाता है न्यूट्री सीरियल्स, ठीक है। यही जो गरीबों का अनाज था आजकल महंगे दाम पर बड़े बड़े मॉल्स में बिकता है, ठीक है। लोग कहते हैं कि ये अच्छा है सेहत के लिए, और एक्चुअली है भी, ठीक है। इसमें बहुत सारे जो है इंपॉर्टेंट चीजें आपको यहां पर मिलती हैं, खासकर अगर हम आयरन और जिंक की बात करें, ठीक है। सो आयरन और आपको जिंक यहां पर मिलता है। और इसकी खास बात क्या है मिलेट्स की, एक और खास बात यह है कि इंडिया इतना ज्यादा इसको क्यों अग्रेसिवली पुश कर रहा है मिलेट्स को, ठीक है। रिसेंटली प्रोग्राम भी चलाया गया कि आप अपनी डाइट में एक मिलेट जरूर रखें। उसका रीजन ये है कि मिलेट्स जो हैं
जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो ये ज्यादा टेम्परेचर में कम बारिश में भी सरवाइव कर जाते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि जो हमारा ड्राई रीजन है, राजस्थान हो गया, ठीक है, सदर्न पंजाब, सदर्न हरियाणा, ठीक है, गुजरात का बड़ा रीजन, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, इसमें जो है मिलेट्स काफी अच्छी मात्रा में हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसकी डिमांड बढ़ेगी तो उसकी प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, वाटर लेवल जो डिप्लीट हो रहा है, नीचे जा रहा है, उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर। चलिए, तो ये न्यूट्री सीरियल्स, जैसे मैंने आपको बताया आजकल ये न्यूट्री सीरियल्स हो चुका है। ठीक है, चलिए, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, नाम से क्लियर है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस की है। वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है 16 अक्टूबर को, जो कि फाउंडिंग डे है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। और इसकी सिस्टर बॉडीज हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो बेसिकली इसका मकसद क्या है, एग्रीकल्चर डेवलप हो, फूड की अवेलेबिलिटी हो, एक्सट्रीम हंगर खत्म हो 2030 में। एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का ये टारगेट भी है कि एक्सट्रीम हंगर जो है दुनिया में खत्म हो। नेक्स्ट है जिम्बाब्वे प्रेसिडेंट मननगावा डिक्लेयर्स नेशनल डिजास्टर ओवर ड्रॉट। वहां पर काफी बड़ा सूखा पड़ा है, लगभग 80% से ज्यादा का जो, मतलब 80% से ज्यादा जो एरिया है जिम्बाब्वे का, उसमें जो नॉर्मल रेनफॉल है उससे कम बारिश हुई है। वहां पर जो है ये कहा जा रहा है कि कम से कम $2 बिलियन चाहिए। $2 बिलियन को अगर आप देखें तो ये बनता है 16,000 इंडियन रुपीज में, अगर मैं बात करूं 16,600 करोड़ के लगभग। ठीक है, और इसकी वजह से वहां पर फूड प्राइसेस, क्योंकि शॉर्टेज हो गई है, सूखा पड़ गया है, उतनी प्रोडक्शन हो नहीं रही वहां पर। और नेबरिंग जो जाम्बिया और मलावी है, ऑल्सो रीसेंट डिक्लेयर्ड डिजास्टर्स। ठीक है, तो यहां पर रीजन क्या आया है, रीजन आया है एल नीनो। ठीक है, एल नीनो और ला नीना। एल नीनो क्या होता है, एल नीनो एक ऐसी कंडीशन है जो कि पैसिफिक ओशन में होता है। प्रेशर कंडीशंस चेंज होती हैं, प्रेशर कंडीशंस चेंज रिवर्स होती हैं, जिसकी वजह से सूखा पड़ता है, भारत में सूखा पड़ता है एल नीनो की वजह से। ला नीना की वजह से क्या होता है, भारत में फ्लड्स आते हैं, बहुत ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, ये अपने आप में काफी डिटेल टॉपिक है, तो मैं बहुत ब्रीफली बता रहा हूं। इसको लेकर एक अलग से लेक्चर किया जा सकता है एल नीनो को लेकर, काफी टेक्निकल टॉपिक है ये। ठीक है, तो ये है आपका एल नीनो। नेक्स्ट है आपका नेपाल होस्ट फर्स्ट इंटरनेशनल रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस। तो यहां पर नेपाल ने, देखिए लास्ट ईयर ना 2023 में जून में सेम सेक्स मैरिजेस को या एलजीबीटी कम्युनिटी में जो मैरिजेस हैं उनको रिकॉग्नाइज कर लिया है। तो कहीं ना कहीं नेपाल जो है, जो कि टूरिज्म काफी इंपॉर्टेंट वहां का मेन स्टे है, वहां का इंपॉर्टेंट सेक्टर है, तो वो अपने आप को एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी फ्रेंडली नेशन डेस्टिनेशन जो है प्रस्तुत करना चाहता है नेपाल। वो चाहता है कि दिखाए कि वो जो नेपाल है वो फ्रेंडली है एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को लेकर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनका टूरिस्ट इनफ्लो वो है उस पर्टिकुलर देश में बढ़ेगा, ऐसा इनका मानना है। चलिए, नेक्स्ट है आसियान फ्यूचर फोरम 2024 टुवर्ड्स फास्ट एंड सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ पीपल ओरिएंटेड सेंटर्ड एंड एशियन कम्युनिटी। देखिए आसियान क्या है, आसियान 10 देशों का एक समूह है। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने कहा है कि आसियान फ्यूचर फोरम, कि किस तरीके से फ्यूचर जो है आसियान का होना चाहिए 10 देशों का, टुवर्ड्स फास्ट एंड सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ पीपल सेंटर्ड आसियान कम्युनिटी, ये बात कही गई है, टू कंट्रीब्यूट एंड प्रमोटिंग शेपिंग द ब्लॉक्स डेवलपमेंट पाथ, कि किस तरीके से आगे बढ़ाना है, फास्ट करना है ग्रोथ को, इसको लेकर एक फोरम किया गया। तो अब आता है आसियान क्या है, 1967 में बना था बैंकॉक डिक्लेरेशन में। शुरुआती समय में इसमें 5 देश थे, बाद में बढ़ के जो है ये 10 देश हो गए हैं। इसका हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है। जकार्ता जो कि कैपिटल है प्रेजेंट इंडोनेशिया की, पर इसकी कैपिटल, नई कैपिटल बन रही है इंडोनेशिया की। कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखना कौन सी नई कैपिटल बन रही है इंडोनेशिया की, एन से इसका नाम है, हिंट दे रहा हूं, कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मोटो क्या है आसियान का, वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी। ठीक है, इसकी ट्रिक है, एक ट्रिक याद कर लो, एमबीबीएस क्लिप टीवी। ठीक है, एमबीबीएस क्लिप टीवी। ठीक है, ऐसे समझ लो एमबीबीएस करनी है तो आपको टीवी को क्लिप करना पड़ेगा, टीवी बंद करना पड़ेगा, तब जाकर आप एमबीबीएस में सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है, ऐसे इसको याद रख सकते हैं। चलो, तो अब इसमें एक पॉइंट जो ध्यान में रखने वाला है, देखो एम से म्यांमार हो गया, बी से आपका ब्रुनई है, और ये बी से बर्मा है। ठीक है, म्यांमार का जो पुराना नाम था बर्मा। ठीक है,
तो फिर हो गया एस से सिंगापुर, ठीक है, सी से हो गया आपका कंबोडिया, एल से हो गया आपका लाओस, हाँ एल से लाओस, आई से इंडोनेशिया, पी से हो गया फिलीपींस, टी से हो गया आपका थाईलैंड एंड वी से हो गया वियतनाम। ठीक है, तो ये आपके देश हो गए किसके, आसियान कंट्रीज के, इसकी ट्रिक हो गई। आगे चलते हैं। 16 वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट स्टार्टेड इन अबू धाबी। ठीक है, अबू धाबी में 16th वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट हुई। एक बात आपको देखो अप्रिशिएट करनी पड़ेगी, सऊदी अरेबिया, ठीक है, यूएई, ये वो देश हैं जिन्होंने दुनिया भर को तेल बेचा है, बट नाउ दे हैव अंडरस्टूड ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, और इनको समझ आ गया कि तेल के रिसोर्सेज ना ज्यादा लंबे चलेंगे नहीं। नाउ दे एग्रेसिवली पुशिंग द ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव्स। ठीक है, तो वो ये दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं कि हम वो ट्रेडिशनली तेल बेचने में ही विश्वास नहीं रख रहे हैं, हम अपनी इकोनॉमी को चेंज कर रहे हैं। सो दैट इज अ गुड पार्ट। ठीक है, तो यहां पर 16 से 18 अप्रैल को ये इनिशिएटिव हुआ। ठीक है, ये कॉन्फ्रेंस हुई, कह लीजिए एग्जीबिशन हुई अबू धाबी नेशनल एग्जीबिशन सेंटर में, और क्लीन एनर्जी को लेकर बातचीत की गई। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट, ठीक है, मजदार एक प्लेयर है, उन्होंने ये किया। एंड ओके, आइडिया यही है कि क्लीन एनर्जी को कैसे प्रमोट किया जाए। IPEF टू ऑर्गेनाइज क्लीन इकोनॉमी इन्वेस्टर फोरम इन सिंगापुर इन जून। ठीक है जी, तो 5 से 6 जून को ये समिट होगी। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, IPF, जिसको मेनली यूएस लीड करता है। ठीक है, मेनली यूएस लीड करता है, और 4 जून को इंडिया इलेक्शंस का रिजल्ट आना है, 5 और 6 जून को ये हो रहा है। ठीक है जी, और इसमें 14 पार्टनर्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी 2022 में लॉन्च किया गया था, जो तत्कालीन राष्ट्रपति हैं यूएस के जो बाइडेन। और मकसद क्या है कि जितने इन्वेस्टर्स हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, कंपनीज हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनको साथ में लाया जाए और क्लीन इकोनॉमी की तरफ फोकस किया जाए। ठीक है, ग्रीन एनर्जी की तरफ फोकस किया जाए। नेक्स्ट आता है इंडिया शोकेसेस डाइवर्स एजुकेशन ऑफरिंग्स एट गेटेक्स 2024। अच्छा, एक चीज यहां पर थोड़ा सा कंसेप्चुअल पॉइंट ध्यान रखना कि टूरिज्म, मान लीजिए कोई विदेशी टूरिस्ट, मान लो फ्रांस का कोई व्यक्ति जो भारत घूमने आता है, तो वो क्या कहलाता है, मतलब इकोनॉमी के टर्म्स में वो एक्सपोर्ट इन सर्विसेज कहलाता है। अब आप कहेंगे कि अच्छा वेट, मतलब एक्सपोर्ट का मतलब तो होता है निर्यात, मतलब किसी चीज बाहर को बेच रहे हैं, वो व्यक्ति तो इंडिया आ रहा है, जी हां, बट वो व्यक्ति जब इंडिया आ रहा है, एक ऐसी सर्विसेज हैं, देखो एक सर्विसेज होगी डिजिटल सर्विसेज, या मान लो मैं लेक्चर दे रहा हूं, मान लो ये लेक्चर यूएस में कोई सुन रहा है, तो ये एक्सपोर्ट इन सर्विसेज कहलाएगा टेक्निकली अगर देखें तो। ठीक है, सिमिलरली कोई व्यक्ति इंडिया में आकर अगर कोई सर्विसेज ले रहा है, वो मेडिकल सर्विसेज हो सकता है, हॉस्पिटल में हो सकता है, टूरिज्म हो सकता है, ठीक है, एजुकेशन हो सकता है, वो क्या कहलाता है, एक्सपोर्ट इन सर्विसेज। बट उन सर्विसेज को लेने के लिए आपको भारत आना पड़ेगा, पहली बात। अच्छा, अब क्या है कि आप देखेंगे भारतीय स्टूडेंट कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है स्पेंड करते हैं विदेशों में एजुकेशन लेने के लिए। यूएस, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, ये कुछ चुनिंदा देश हैं जहां भारतीय स्टूडेंट्स जाते हैं। सिमिलरली इंडिया चाहता है कि इंडिया भी एजुकेशन को लेकर एक हब बने। ठीक है, तो यही यहां पर ये कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो ये कंसेप्चुअल, आई होप आपको क्लैरिटी हुई है। सो ग्लोबल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एग्जीबिशन हेल्ड एट दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जिसमें इंडिया ने दिखाया कि हम हायर एजुकेशन के लिए एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है, भारत में आइए और भारत में पढ़ाई कीजिए, हमारी यूनिवर्सिटीज ग्लोबल लेवल पर बहुत अच्छा कर रही हैं। ठीक है, तो ये जो है ये किसने किया ऑर्गेनाइज, सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने, जो कि किसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस 2024। ठीक है, सो 26th वर्ल्ड एनर्जी कॉन्फ्रेंस कांग्रेस हुई रॉटरडैम नीदरलैंड्स में। ठीक है जी, और थीम क्या है इसका, रीडिजाइनिंग एनर्जी फॉर पीपल एंड प्लेनेट, अगेन क्लीन एनर्जी, वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस। ठीक है, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एस्टेब्लिश्ड एनर्जी इवेंट, और इसमें जो इरिडा है, ठीक है, इरिडा क्या है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, अगर आपको याद हो अभी हमने डिस्कस किया था कि ये इसको एक पर्टिकुलर स्टेटस मिला है, महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना कैटेगरी 1, मिनी रत्ना कैटेगरी 2, ये आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखेंगे क्योंकि ये मैंने लास्ट सेशन में डिस्कस किया है। ठीक है, जो रेगुलर देख रहे हैं उनको याद होगा, तुरंत आप पॉज करके कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखें। ठीक है, और
रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया, और इंडिया का जो एम्बिशियस गोल क्या है कि 2030 तक, अभी बिल्कुल 6 साल बाद तक जो है, इंडिया की जो टोटल एनर्जी प्रोडक्शन होगी उसका 50% हम रिन्यूएबल एनर्जी से कर रहे होंगे, और 2070 तक हम नेट जीरो कार्बन एमिशन हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है FTII's स्टूडेंट्स फिल्म Sunflowers were the first one to know is selected to compete at the 77th कांस फिल्म फेस्टिवल। सो ये कांस फिल्म फेस्टिवल होता है फ्रांस में, बहुत फेमस है, ठीक है। बहुत सारी इंडिया की फेमस जो फिल्म पर्सनालिटीज है वहां पर पार्टिसिपेट करती हैं, काफी ज्यादा उसके बारे में न्यूज में रहता है। तो यहां पर जो स्टूडेंट्स ने एक मूवी बना दी है मिलकर, और काफी ज्यादा उसको मूवी को अप्रिशिएट किया जा रहा है, और वो एंट्री रहेगी, मतलब भारत के द्वारा वो भेजी जा रही है मूवी। सो 4 स्टूडेंट्स फ्रॉम फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई है जिसका नाम है सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो, जो कि सॉरी लास्ट इन सेक्शन ऑफ 2024 कांस फिल्म फेस्टिवल फ्रांस में जो है जाएगी। और ये जो फिल्म है डायरेक्ट की है चिदानंद एस नायक ने। तो स्टूडेंट्स ने मिलकर एक मूवी बनाई जो काफी अच्छी अप्रिशिएट की जा रही है, और वो इंडिया के द्वारा भेजी जाएगी, ठीक है। सो फिल्म फेस्टिवल कैटेगरी में उसको सिलेक्ट किया गया है, ठीक है। इसके अलावा ऑल वी इमेजिन एज लाइट बाय पायल कपाडिया, ऑफिशियल कंपटीशन ऑफ द कांस फिल्म फेस्टिवल। तो ये एक मूवी है वी इमेजिन एज लाइट, ठीक है। ये भी एक मूवी पायल कपाडिया जी के द्वारा बनाई गई है, उसको भी भेजा जा रहा है कांस फिल्म फेस्टिवल में। फर्स्ट इंडियन फिल्म टू कम्पीट एट कांस फिल्म फेस्टिवल इन 30 ईयर्स। जो लास्ट मूवी हुई थी वो करुण स्वाहम हुई थी टू कम्पीट एट पाल्मा डी और फॉर द बेस्ट फिल्म, ठीक है, गोल्डन पाम अवार्ड के लिए। ईरान अटैक ऑन इजराइल, ठीक है, इसको लेकर मैं अलग से एक वीडियो बना चुका हूं, ठीक है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज जो है परचम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी। ईरान अटैक ऑन इजराइल काफी लंबा वीडियो है, इसमें बहुत डिटेल में सारी चीजें समझाई गई हैं, क्योंकि अपने आप में ये पूरा मुद्दा है। 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन आती है ईरान में, कैसे जो है उसके बाद ईरान जो है इजराइल का एक दुश्मन देश बनता है। उससे पहले जो ईरान था वो प्रो यूएस था, उसके बाद एंटी यूएस हो जाता है, यूएस के खिलाफ खड़ा हो जाता है। सीधा सीधा ऑफिशियली वो कहता है कि इजराइल को हम नक्शे से खत्म कर देंगे, ठीक है। अभी तक इजराइल जो है और ईरान की एक प्रॉक्सी वॉर चल रही थी। ईरान जो है बहुत सारे मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करता है, वो हिजबुल्लाह हो लेबनान में, हूती हो येमेन में, ठीक है, उनको सपोर्ट करता है, और ये इनको इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है। पहली बार ऐसा हुआ है कि ईरान डायरेक्टली जो है इस मैदान में, या कह लीजिए इस जंग में उतर आया है, जो कि कहा जा रहा है कि फ्लेयर अप हो सकता है ये इशू अभी। और ये वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं अब, और रशिया के नए, मतलब रशिया के राष्ट्रपति जो पहले से थे व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने एक बार और शपथ ले ली है, 5वीं बार वो राष्ट्रपति बन गए हैं। तो ये भी अपने आप में बहुत सारी चीजें जो हैं जियोपॉलिटिक्स में चेंज हो रही हैं, दैट मे लीड टू वर्सनिंग ऑफ द सिचुएशन इन द फ्यूचर। लेट्स सी व्हाट विल हैपन, विल अपडेट यू अकॉर्डिंगली, ठीक है। चलिए, तो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो, ये आपको मुद्दा काफी डिटेल में समझ आ जाएगा। एक्चुअली हमने व्हाट वी हैव डिसाइडेड कि कोई इश्यूज जो बहुत ज्यादा मतलब लाइक डिटेल में समझने वाले हैं, थ्रेडबेयर समझने वाले हैं, उनको अलग से हम लेकर आए, ताकि आपको वो अलग से पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए, ठीक है। चलो, नेक्स्ट आता है डेडलीस्ट अर्थक्वेक हिट्स ताइवान। ताइवान, जिसको चाइनीज ताइपाई भी कहा जाता है या ताइवान भी कहा जाता है, एक आइलैंड है। ये आइलैंड लाई करता है कहां पर? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर, ठीक है जी। तो मैग्नीट्यूड कितना रहा इसका? 7.2 रहा, ठीक है जी। और अभी तक 1980 के बाद यहां पर 2000 से ज्यादा अर्थक्वेक्स आ चुके हैं, ठीक है, ताइवान में। और ये आपका लाई करता है कहां पर? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या है अगर सिंपल भाषा में देखें तो ये जो पैसिफिक प्लेट है ये सबडक्ट कर रही है। जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में पढ़ते हैं तो पैसिफिक प्लेट सबडक्ट कर रही है अंडर द यूरेशियन प्लेट, अंडर द नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, अंडर द साउथ अमेरिकन प्लेट, अंडर द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। नाउ पैसिफिक ओशन इज श्रिंकिंग, ठीक है, पैसिफिक ओशन इज श्रिंकिंग, ठीक है। मिलियंस ऑफ ईयर्स लेटर बाद जब आप पुनर्जन्म लेंगे तब आपको पैसिफिक ओशन थोड़ा छोटा मिलेगा, ठीक है, और अटलांटिक ओशन थोड़ा एक्सपैंड हो चुका होगा। एनीवेज, तो ये जो है इसकी वजह से यहां पर आपको क्या मिलता है? 75 to 80% ऑफ अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनोस इसी बेल्ट में आपको मिलते हैं, ठीक है।
तो इसको इसीलिए सर्कम पैसिफिक या पैसिफिक रिंग ऑफ फायर या सर्कम पैसिफिक बेल्ट भी कहा जाता है। ठीक है जी, तो ये पूरी की पूरी कहानी है प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, मैंने आपको ब्रीफली बता दिया। ओके, अर्थक्वेक में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, कहां से अर्थक्वेक शुरू हुआ, मतलब एनर्जी कहां से शुरू हुई, उसको बोला जाता है फोकस ऑफ द अर्थक्वेक या फिर हाइपोसेंटर। ठीक है, हाइपोसेंटर। और इसके जो डायरेक्टली ऊपर वाला पॉइंट होता है उसको बोला जाता है एपीसेंटर। एपी का मतलब होता है सरफेस, एपिडर्मस, जैसे जो स्किन ऑफ द लेयर आप छू सकते हैं। ठीक है, एपी का मतलब होता है सरफेस बेसिकली। ठीक है, तो ये हो गया आपका एपिडर्मस। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया एपिडर्मस जो आपकी स्किन जिसको आप छू सकते हैं, तो एपीसेंटर हो जाता है ये। सो हाइपोसेंटर, एपीसेंटर। और पी वेव्स होती हैं, एस वेव्स होती हैं, लव वेव्स होते हैं, रेले वेव्स होती हैं, बॉडी वेव्स होती हैं, सरफेस वेव्स होती हैं। अपने आप में ये अगेन पूरा टॉपिक है। मैं यहां पर जो बच्चे नए हैं, जो पहली बार इस सेशन को देख रहे होंगे, ज्योग्राफी जिन्होंने नहीं पढ़ा है, डरना नहीं है, मतलब ये कोई वो नहीं है। इसको लेकर एक पूरा सेशन है। ठीक है, ये ब्रीफली हम टच कर रहे हैं कि अर्थक्वेक से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका फोकस होता है, इसके ऊपर का जो पॉइंट होता है ये एपीसेंटर कहलाता है। इसके अलावा रिक्टर स्केल होता है जो मैग्नीट्यूड देखता है। मर्केली स्केल विजिबल डैमेज को देखता है। ये 0 to 10 होता है, इसकी अपर लिमिट कुछ नहीं है, इंफिनिटी तक जा सकता है। कितनी एनर्जी रिलीज होगी नहीं है पता आपको। इसमें 1 to 12 होता है विजिबल डैमेज। ठीक है, चलो एस वेव, पी वेव, लव वेव, रेले वेव। ठीक है, आगे चलते हैं। दुबई फ्लड्स, क्लाउड सीडिंग भी अगेन एक कंसेप्ट है, ज्योग्राफी का कंसेप्ट है। काफी सारी ज्योग्राफी आ गई आज। ठीक है, इंटरनेशनल अफेयर्स में ज्योग्राफी के काफी कंसेप्ट आ गए। सो दुबई फ्लड्स, क्लाउड सीडिंग गॉन रॉन्ग। देखिए दुबई में क्या हुआ कि बारिश हुई, और बारिश इतनी हुई कि ये अनप्रेसिडेंटेड बारिश हुई है, मतलब इतनी बारिश कभी नहीं हुई वहां पर। जब से वो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं 1949 के बाद, तो तब से ये सबसे ज्यादा वहां पर बारिश हुई। एक दिन के अंदर अंदर 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर बारिश। इसको आप ऐसे समझो, पंजाब हरियाणा जो मतलब जो ड्राई इलाका है उसमें पूरे साल में 50 से 75 सेंटीमीटर के बीच में, हम लेस देन 75 सेंटीमीटर बारिश कहते हैं। एक दिन में 14 सेंटीमीटर बारिश। ठीक है, तो वहां पर क्या आ गए, फ्लड्स आ गए। अब इसके पीछे कारण क्या कहा जा रहा है, ये फोटोज आप देख सकते हैं कैसे गाड़ियां डूबी हुई हैं। इसके पीछे जो कारण कहा जा रहा है वो कहा जा रहा है क्लाउड सीडिंग का। अब ये क्लाउड सीडिंग क्या होता है? ठीक है, क्लाउड सीडिंग में बेसिकली होता है सिल्वर आयोडाइड या ड्राई आइस डाला जाता है प्लेन्स के थ्रू। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये एक हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियस की तरह काम करते हैं, न्यूक्लियस की तरह। अब ये न्यूक्लियस क्या होता है, इसके आसपास में वाटर ड्रॉपलेट इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और वाटर ड्रॉपलेट इकट्ठा होके फिर क्या करता है, बारिश करता है। बेसिकली जो मीडियम चाहिए था वाटर वेपर को कलेक्ट होने के लिए, उस किसी चीज के इर्द गिर्द इकट्ठा होगा, तो जनरली वो स्मोक पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स के अराउंड इकट्ठा होता है। ठीक है, जिसको हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई बोलते हैं। अब आपने अलग से वो मीडियम प्रोवाइड कर दिया, तो और ज्यादा वाटर वेपर इकट्ठा हो गए। ठीक है, उससे क्या हुआ, और ज्यादा बारिश। इसके पीछे एक और कारण है ग्लोबल वार्मिंग भी, कि जो एवरेज टेम्परेचर है इस पर्टिकुलर रीजन का वो 1.5 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी बढ़ चुका है। ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, इस रीजन का बढ़ा है 1.5 डिग्री सेल्सियस। उसकी वजह से क्या हुआ है कि वहां पर मॉइस्चर की जो रिटेंशन है वो बढ़ गई है। तो मॉइस्चर की रिटेंशन बढ़ गई, आपने ऊपर से जो है क्लाउड सीडिंग कर दी, वो बारिश बन के जो है नीचे आ गया। ठीक है, अगर आपको लग रहा है इनमें से कोई टॉपिक कि मेरे को अलग से लेने की जरूरत है, वो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख देना कि ये वाला टॉपिक मैं अलग से लूं, ताकि फिर वो उसको हम लेकर अलग से भी वीडियो बना देंगे। क्योंकि करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा डिटेल में जाना नॉट पॉसिबल, क्योंकि वी हैव सेट अ टाइम लिमिट फॉर आवरसेल्फ कि इतने टाइम में हमें कंप्लीट करना है करंट अफेयर्स को। चलो, इंडोनेशिया रुआंग वॉल्केनिक इरप्शन डिस्प्लेस्ड ओवर 11,000 पीपल। ठीक है, तो इंडोनेशिया का जो रुआंग वॉल्केनोइक इरप्शन है, वहां पर जो है आपको 11,000 लोग जो है वहां पर डिस्प्लेस हो गए हैं। इंडोनेशिया अगेन पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पे आता है, जो अभी ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा, माउंट रियांग कहां पर है, माउंट रुआंग जहां जो कि एक वॉल्केनो है, एक्टिव वॉल्केनो है, कहां पर है? ठीक है, सो दैट इज इन इंडोनेशिया। नेक्स्ट आता है हिंगल
हिंगलज यात्रा इन पाकिस्तान, हिंदू पिलग्रिम्स क्लाइम्ड मड वॉल्केनोज एज अ पार्ट ऑफ 3 डे पिलग्रिम। देखिए यहां पर जो है ये बलूचिस्तान रीजन में आता है। यहां पर एक मड वॉल्केनो है जिसमें कि ये माना जाता है कि 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ है। और हिंगलज माता टेम्पल बहुत इसकी मान्यता है। शक्तिज्म, शक्ति जो कह लीजिए इंपॉर्टेंट एक फिलॉसफी मानी जाती है। उसके 51 शक्तिपीठ हैं भारत में, ठीक है, भारत या कह लीजिए जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। और ये आपका लोकेटेड है बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान का प्रोविंस है, हिंगोल नेशनल पार्क में। ठीक है, 3 दिन का ये कह लीजिए पिलग्रिमेज है और पाकिस्तान की लार्जेस्ट हिंदू फेस्टिवल ये माना जाता है। अगर हम हिंदू पॉपुलेशन की बात करें पाकिस्तान में, सिंस इंडिपेंडेंस ये लगातार कम हुई है और कम होते होते ये मात्र अब 2.14% रह गई है। हिंदू पॉपुलेशन पाकिस्तान में 2.14% रह गई है। सेक्रेड वाटर फ्रॉम सरयू रिवर टू बी सेंट टू श्रीलंका फॉर सीता अम्मा टेम्पल कॉन्सिक्रेशन। सो राम टेम्पल ट्रस्ट एंड अयोध्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि वो जो है होली वाटर पहुंचाएंगे ऑन रिक्वेस्ट फ्रॉम दोस कंस्ट्रक्शन ऑफ द सीता अम्मा टेम्पल इन श्रीलंका। ठीक है, ये कहा गया है। इजराइल एम्बेसी जो है लीड करेगा दिल्ली एनसीआर को मिलियन मियावाकी मिशन में। देखिए मियावाकी क्या है? मियावाकी एक टेक्निक है, ठीक है, एक व्यक्ति का नाम है, उनके नाम से मियावाकी टेक्निक है। फॉरेस्ट को ग्रो करने के लिए, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए पहले क्या होता है कि इनिशियल एनवायरनमेंट में उसको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखा जाता है। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट मतलब उसकी पूरी देखरेख की जाती है, फिर उसको जंगल में लगाया जाता है। इससे जो फॉरेस्ट की ग्रोथ है वो बहुत जल्दी होती है। तो यहां पर इजराइल एम्बेसी, खासकर हमारी नॉर्थ इंडिया की जो जितनी भी सिटीज हैं, जिस तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स पुअर है बहुत ज्यादा, और जिस तरीके से कह सकते हैं कि पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, उस चीज को लेकर ये डिसीजन लिया गया है। So, Embassy of Israel in India, with in collaboration with Million Miyawaki Foundation, officially joined Million Miyawaki project. एयर क्वालिटी को इंप्रूव करेगा, प्लांटिंग मिलियन ट्रीज, और डेवलप्ड इन 1970s। इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि किस तरीके से फॉरेस्ट को ग्रो किया जाए। नेक्स्ट है वर्ल्ड एआई क्रिएटर्स अवार्ड। ठीक है, वर्ल्ड एआई क्रिएटर्स अवार्ड। एआई क्रिएटर मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएटर अवार्ड्स। तो यहां पर इन्होंने कहा है कि मिस एआई होगा। ठीक है, मिस एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक जो है जो मॉडल्स बनाई जा रही हैं। ठीक है, आई डोंट नो मतलब हाउ दे आर डूइंग इट, बट दे आर सेइंग कि भाई ये जो है दिस इज द वर्ल्ड एआई क्रिएटर्स अवार्ड। सो वर्ल्ड फर्स्ट इंटेलिजेंस इन ब्यूटी पीजेंट हैज बीन सिलेक्टेड, लॉन्च्ड बाय द फैन्यूबी वर्ल्ड एआई क्रिएटर्स अवार्ड। ठीक है, इसमें $20,000 का अवार्ड रखा गया है। फर्स्ट एवर हिंदी रेडियो ब्रॉडकास्ट स्टार्ट हुआ है कुवैत में। ठीक है, बहुत सारी वेट के बाद, ठीक है, बहुत सारी वेट के बाद तो इससे दोनों देशों के बीच में रिश्ते बढ़ेंगे। बहुत सारा इंडियन डायस्पोरा है जो कुवैत में रहता है, वहां पर काम करता है। ठीक है, एक नेचुरल ट्रेडिंग पार्टनर रहा है, और अभी रिसेंटली हमने 60 साल डिप्लोमेटिक रिलेशंस पूरे किए हैं कुवैत के साथ। कुवैत के बारे में हमने पहले भी आज चर्चा की है। तो जैसे सुन्नी मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, अलाई है यूएस का, ऑयल रिच कंट्री है। ठीक है, आगे चलते हैं स्पोर्ट्स न्यूज पे। तो पहली न्यूज है एमएस धोनी बिकम्स द फर्स्ट विकेट कीपर जिन्होंने 300 डिसमिसल्स किए हैं 2020 क्रिकेट में। पहले विकेट कीपर हो गए हैं। दूसरे और तीसरे विकेट कीपर हैं दिनेश कार्तिक और कामरान अकमल। इससे पहले जो है 7,000 रन बना चुके हैं 2020 क्रिकेट में, और चेन्नई सुपर किंग्स से खेलते हैं, वेटरन प्लेयर हैं एमएस धोनी। नेक्स्ट है चहल, युजवेंद्र चहल जो है पहले गेंदबाज हो गए हैं जिन्होंने 200 आईपीएल विकेट्स ले ली हैं। काफी सक्सेसफुल गेंदबाज है, राजस्थान रॉयल्स से खेलते हैं, और ये कारनामा किया है मुंबई इंडियंस के खिलाफ में। नेक्स्ट आता है नंदिनी डेरी जो है, जो 2020 वर्ल्ड कप होने जा रहा है 2024, ये कहां पर होने जा रहा है कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो 2020 वर्ल्ड कप है इसमें आयरलैंड और स्कॉटलैंड की टीम को स्पॉन्सर करेगा। देखो नंदिनी डेयरी के बारे में थोड़ा सा बताता हूं। मिल्क कोऑपरेटिव है, जैसे अमूल का नाम आई होप सबने सुना है, वैसे ही आपको स्टेट कोऑपरेटिव्स मिलते हैं। जैसे कि अगर आप पंजाब में चले जाएंगे वेरका है, दिल्ली में मदर डेयरी है, मध्य प्रदेश में सांची है, इसी तरीके से कर्नाटका में आपको नंदिनी डेयरी मिलती है। तो अब ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये अपने आप को ग्लोबल ब्रांड बनाना चाहते हैं, सिर्फ कर्नाटका तक नहीं सीमित रखना चाहते। एक एनर्जी ड्रिंक नंदिनी स्प्लैश करके ये लॉन्च करने जा रहे हैं, जो कि यूएस में बेचना चाह रहे हैं।
तो सीधा सीधा अच्छी बात है कि इंडिया का एक कॉपरेटिव सेक्टर जो है ग्लोबल लेवल की सोच रखता है, तो ये जो है सीधा सीधा आयरलैंड और स्कॉटलैंड को जो है स्पॉन्सर करेंगे। ठीक है, तो 2 से 2.5 करोड़ पर टीम को ये स्पॉन्सरशिप पे पैसा खर्च करेंगे। इसके बाद जो है आईसीसी ने रोपिन किया है उसेन बोल्ट को 2020 वर्ल्ड कप एम्बेसडर के लिए। सो क्रिकेट होल्ड्स अ स्पेशल प्लेस इन माय हार्ट, ऐसा इन्होंने कहा। जमाइका के रहने वाले हैं, सबसे तेज दौड़ने वाले व्यक्ति, 2008, 12, 16 के ओलंपिक्स में जीता, 8 गोल्ड मेडल जीते हैं उसेन बोल्ट ने। ठीक है, तो ये जो है एम्बेसडर बनाए गए हैं। ठीक है, सो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा स्प्रिंट लेजेंड उसेन बोल्ट। ठीक है, ये कहां पर हो रहा है? वेस्ट इंडीज और यूएसए। अभी मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था कि ये वेस्ट इंडीज और यूएस में हो रहा है। नेक्स्ट आता है 500 सिक्सेस इन 2020 रोहित रिकॉर्ड। ठीक है, तो ये इंडिया एंड मुंबई इंडियंस स्टार बैटर रोहित शर्मा बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू स्मैश 500 सिक्सेस इन 2020 क्रिकेट। इससे पहले का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो सबसे ज्यादा है क्रिस गेल के 1056। भाई साहब अलग लेवल के प्लेयर है। कैरॉन पॉलर्ड, एंड्रू रसल, कॉलिन मुनरो, उसके बाद आपका आता है रोहित शर्मा। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है 6 सिक्सेस इन एन ओवर, दैट हिस्टोरिक मैच युवराज सिंह। ठीक है, हिट 6 सिक्सेस इन 2020 वर्ल्ड कप। ठीक है, और नेक्स्ट कैरॉन पॉलर्ड। अब आए हैं दीपेंद्र। ठीक है, दीपेंद्र एरी। ठीक है, दीपेंद्र एरी नेपाल के रहने वाले हैं, नेपाल क्रिकेट से खेलते हैं और इन्होंने ये कारनामा करके दिखाया है कतर के अगेंस्ट में। ठीक है, एसीसी मेंस प्रीमियर कप इन ओमान। ठीक है, ये ओमान में हो रहा था, कतर के खिलाफ उन्होंने 6 गेंदों में 6 छक्के लगाए। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है धर्मशाला में ग्राउंड है, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा ये संचालित किया जाता है। इंडिया का पहला हाइब्रिड पिच आने जा रहा है, इंडिया का पहला हाइब्रिड पिच। अब ये हाइब्रिड पिच क्या होता है? ठीक है, चलिए। सो नीदरलैंड बेस्ड सिस ग्रास जो कि सिस पिचेस बनाती है, उसको उनको रोपिन किया गया है। ये एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी है जो कि ज्यादा ड्यूरेबल होगा, मतलब जो घास है उसमें थोड़ा टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है, ड्यूरेबल होगा, कंसिस्टेंट होगा और हाई परफॉर्मिंग सरफेस जो है प्लेयर्स को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है हाइब्रिड पिच है और इस तरीके की पिचेस फ्यूचर में आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट आता है विजडन्स लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड मेंस और वुमेन्स में ये अवार्ड दिया गया है। देखिए विजडन जो है इंग्लैंड में एक मैगजीन कह लीजिए जिसमें समय समय पर क्रिकेट को लेकर अवार्ड्स दिए जाते हैं, काफी फेमस माना जाता है, मतलब क्रिकेट का वन ऑफ द फेमस अवार्ड्स जो हैं ये माने जाते हैं। और इंग्लैंड ऑलराउंडर नेट स्काइवर ब्रंट और ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन पैट किमिंस को लीडिंग क्रिकेटर्स वुमेन एंड मेन का अवार्ड दिया गया है 2024 एडिशन में विजडन्स क्रिकेट एल्मनैक। ठीक है, सो फर्स्ट इंग्लिश वुमेन होंगी टू बी गिवन द ऑनर। और ये विजडन क्रिकेटर्स एल्मनैक या सिंपली विजडन इसको बोलते हैं, इसको बाइबल ऑफ क्रिकेट भी कहा जाता है, मतलब क्रिकेट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन, अवार्ड्स, इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, वो आपको इसमें मिलता है। ठीक है, ये हर साल जो है यूके में पब्लिश होता है। युवराज सिंह को आईसीसी मेंस 2020 वर्ल्ड कप का एम्बेसडर, जैसे आपने अभी देखा, ठीक है, उसेन बोल्ट को, तो वैसे ही यहां पर युवराज सिंह जॉइंस वेस्ट इंडीज आइकन क्रिस गेल एंड 8 टाइम ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट उसेन बोल्ट एज फर्स्ट एम्बेसडर्स टू बी रिवील्ड। नेक्स्ट आता है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने गैरी कर्स्टन को, गैरी कर्स्टन बहुत फेमस साउथ अफ्रीका के प्लेयर रहे हैं, बैट्समैन रहे हैं और इंडिया का वर्ल्ड कप जिताने में बहुत मदद की। 2011 में जब एमएस धोनी कैप्टन थे तब इंडिया टीम के कोच थे, अब पाकिस्तान टीम के जो है ये कोच बनने जा रहे हैं, उनको जो है रोपिन किया गया है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के जो बॉलर हैं जैसन गिलिप्सी, ठीक है, उनको टेस्ट क्रिकेट के लिए रखा गया है। गैरी कर्स्टन जो है हेड कोच होंगे ओडीआईज के लिए और 2020 के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका गोल्ड मेडल जीता है प्राची यादव ने। ठीक है, प्राची यादव पैरा कैनोई, कैनोई बेसिकली एक बोट होता है, सिंगल बोट, यहां पर आप जैसे देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको कैनोई या कैनो भी बोला जाता है। ठीक है, कनू भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये है आपका एमपीज प्राची यादव विंस 2 गोल्ड 2024 एसीसी पैरा कैनोई। देखो जहां पर भी पैरा आ जाता है ना शब्द, पैरा गेम्स, पैरा गेम्स होती हैं जिसमें हमारे जो दिव्यांगजन है, जो हमारे डिफरेंटली एबल्ड हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं, उनको हम पैरा गेम्स कहते हैं। ठीक है, सो प्राची यादव क्लिंच्ड 2 गोल्ड मेडल्स एट एसीसी पैरा कैनोई
चैंपियनशिप 2024 टोक्यो जापान में हुआ। कई जगह ये कैनो भी बोला जाता है, कनू भी बोला जाता है, ठीक है, तो दैट प्रोनाउंसिएशन माइट बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। सो शी हैड रिसीव्ड द अर्जुन अवार्ड, इसी साल इनको अर्जुन अवार्ड भी मिला है और इन्होंने 2 गोल्ड मेडल भारत के लिए जीते हैं। नेक्स्ट आता है महाराष्ट्र की टीम ने 56th नेशनल खो खो जीत लिया है। मेंस और वुमेन सेक्शन दोनों में ही महाराष्ट्र ने ये खो खो चैंपियनशिप जीता है। इंडिया ने जीता है 2 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज मेडल 13th यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड 2024। तो यहां पर सिल्वर मेडल जीता है गुंजन अग्रवाल, गुड़गांव की रहने वाली, संजना फिलो चाको तिरुवनंतपुरम की, और ब्रॉन्ज मेडल जीता है लैरसी फ्रॉम हिसार और पुणे की साय पाटिल ने। ठीक है, तो यहां पर इंडिया ने 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है, दैट इज इंटरेस्टिंग ये भी है। ठीक है, यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड में जाकर भारत की लड़कियां जीत रही हैं। नेक्स्ट आपका बिंद्रानी देवी विंस ब्रॉन्ज मेडल इन वुमेन्स 55 केजी कैटेगरी। ठीक है, 55 केजी कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल यहां पर बिंद्रानी देवी ने जीता है। सो बिर्मिंगम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में सिल्वर मेडलिस्ट रही हैं, और अब जो है जो वर्ल्ड कप है उसमें जो थाईलैंड में हुआ, फूके में हुआ, फुकेट काफी इंपॉर्टेंट फेमस जगह है, घूमने फिरने के लिए मानी जाती है, तो वहां पर जो है ये ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है बिंद्रानी देवी के द्वारा, मणिपुर की रहने वाली हैं। इंडियन अमेरिकन गोल्फर अक्षय भाटिया विंस द वेलिरो टेक्सास ओपन। ठीक है, तो गोल्फर हैं, ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं गोल्फ स्टिक उनके हाथ में। और नेक्स्ट आता है अर्जुन बबूता। देखो ये सारे बहुत सारे फैक्ट्स हैं, थोड़ा सा बस ध्यान में रखना है कि क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, सबकी ट्रिक्स कोशिश करूंगा मैं बीच बीच में बताता जाऊं, तो ये कहीं ना कहीं बस आपको रिलेट करके पेपर में मैच द फॉलोइंग या क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है। अर्जुन बबूता ब्रिजेस एयर राइफल वर्ल्ड रिकॉर्ड। ठीक है, तो अर्जुन की तरह जैसे तीर कमान है, तो बहुत अच्छा इन्होंने जो है चलाया और सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ठीक है, मेंस 10 मीटर एयर राइफल, सो उनकी जो टैली थी वो इन्होंने यहां पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है ओलंपिक सिलेक्शन ट्रायल्स में। ठीक है, अर्जुन बबूता ने। इंडियन पैराशूटर मोना अग्रवाल क्लेम्ड अ गोल्ड मेडल एट वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट। तो यहां पर एट द वर्ल्ड पैरा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट कोरिया में, और यहां पर जो उन्होंने गोल्ड मेडल जीता वुमेन्स 10 मीटर राइफल में। आर्मी मैन आमिर अहमद भट्ट ने जीता है सिल्वर 25 मीटर पिस्टल में। ठीक है, 25 मीटर पिस्टल में। नेक्स्ट है इंडियन कॉन्टिजेंट ने एक इंप्रेशन छोड़ा एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स में। देखो ये खास बात है, खास क्यों है, क्योंकि आप सोच के चलो कि यहां पर पहले रैंक देखो, पहले नंबर पे चाइना है, ठीक है जी, दूसरे पे इंडिया है। ठीक है, एशियन गेम्स में अंडर 20 में दूसरे नंबर पे इंडिया है, उसके बाद जापान है, उज्बेकिस्तान है, कतर है। एथलेटिक्स में इंडिया बहुत पीछे हुआ करता था, अब धीरे धीरे हमारा रैंक इंप्रूव हुआ है ओवरऑल। तो यहां पर हमने 7 गोल्ड 11 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। यूएई में ये हुआ, ठीक है, दुबई यूएई में चाइना ने टॉप किया, हम दूसरे नंबर पर थे। ठीक है जी। इंडिया फिनिशेस एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 विद 9 मेडल्स। अगेन रेसलिंग चैंपियनशिप में, ठीक है, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप बिश्केक किर्गिस्तान में हुआ, जिसमें हमने 4 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज जीते। नेक्स्ट आता है इंडियन प्लेयर्स ने कैप्चर किया बोथ मेंस एंड वुमेन्स डबल्स टाइटल एट माले। माले किसकी कैपिटल है, दैट इज द मालदीव्स कैपिटल। तो एशियन कैरम चैंपियनशिप में, एशियन कैरम चैंपियनशिप में मेंस और वुमेन्स डबल टाइटल भारत ने जीते। ठीक है जी। तो मेंस डबल टाइटल में के श्रीनिवास थे, मोहम्मद गुफरान थे, और वुमेन्स टाइटल में आकांक्षा कदम और शैनी सेबेस्टियन थी। ठीक है, तो कैरम चैंपियनशिप। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है रिकॉर्ड अलर्ट सुमित नागल। मैंने आपको इनके बारे में बताया भी था पहले, अगर आपको याद हो। ठीक है, सो टेनिस के प्लेयर हैं, बहुत फेमस टेनिस के प्लेयर हैं। फर्स्ट इंडियन इन 42 इयर्स जो पहुंचे हैं मॉन्टे कार्लो सिंगल्स मेन ड्रॉ में। मॉन्टे कार्लो एक बहुत बड़ा शहर है, सिर्फ वो ब्रांड नहीं है। ठीक है, विंटर वियर का ब्रांड नहीं है मॉन्टे कार्लो। मॉन्टे कार्लो एक शहर का नाम है यूरोप में। ठीक है, गूगल करके मेरे को बताना कौन से देश में आता है मॉन्टे कार्लो। ओके, सुमित नागल क्रिएटेड हिस्ट्री बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन जो कि मॉन्टे कार्लो मास्टर्स में पहुंचे बाय बीटिंग द इटलीज मैटेओ आर्नल्डी। ठीक है, तो ये उससे पहले जो है
ये किया था काम विजय अमृतराज ने और रमेश कृष्णन ने 1982 में। विजय अमृतराज ने 77 में, काफी फेमस प्लेयर रहे हैं टेनिस के। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंडियन शटलर्स, अनुपमा उपाध्याय, एम थरुण। वुमेन्स और मेन सिंगल टाइटल इन्होंने जीता है कजाकिस्तान इंटरनेशनल चैलेंज टूर्नामेंट। ठीक है, तो अनुपमा उपाध्याय, एम थरुण, ठीक है, तो ये इन्होंने बैडमिंटन, ठीक है, बैडमिंटन में टूर्नामेंट जीता है, कजाकिस्तान इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज टूर्नामेंट। वेलावेन सेंथिल कुमार, बैच ओपन स्क्वैश टाइटल, ये इन्होंने यहां पर जीता है और 8th प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन टाइटल जीता है वेलवान सेंथिल कुमार ने। ठीक है, नेक्स्ट है नोवाक जोकोविक को लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 5वीं बार लगातार ये अवार्ड मिला है। अभी हमने रिसेंटली देखा था कि नोवाक जोकोविक सबसे उम्र दराज नंबर 1 प्लेयर बन गए हैं। दूसरे नंबर पे जो स्पोर्ट्स वुमेन अवार्ड मिला है, मतलब स्पोर्ट्स वुमेन अवार्ड जो मिला है वो स्पेनिश फुटबॉलर हैं एतना बोनाटी। तो यहां पर आप देख सकते हैं एतना बोनाटी, उनको फर्स्ट वुमेन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नोवाक जोकोविक ने ब्रेक कर दिया है रिकॉर्ड टू बी द ओल्डेस्ट नंबर 1 प्लेयर। ठीक है, तो ये ओल्डेस्ट नंबर 1 प्लेयर हो गए हैं, मेल टेनिस प्लेयर इन द ओपन एरा विद 36। ठीक है जी, 36 ईयर्स के हैं, 24 मेजर टाइटल, 4 ग्रैंड स्लैम टाइटल होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विमल्डन और यूएस ओपन। ठीक है, नेक्स्ट आपका श्रीजा अकुला सरपासेस मनिका बत्रा, वो बहुत फेमस टेबल टेनिस की प्लेयर हैं, उससे भी आगे चली गई हैं इंटरनेशनल रैंकिंग में श्रीजा अकुला। ठीक है, श्रीजा अकुला, तो यहां पर आप देख सकते हैं मनिका बत्रा का रैंक हो गया है 39th और ये पहुंच गई हैं 38th रैंक पर। ठीक है, 38th रैंक पर। नेक्स्ट आता है सौरव घोषाल, रिटायर होने जा रहे हैं प्रोफेशनल स्क्वैश से। स्क्वैश के बहुत फेमस प्लेयर हैं सौरव घोषाल और 12 प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन टाइटल्स अभी तक वो जीत चुके हैं। ठीक है, टॉप 10 इन द वर्ल्ड स्क्वैश रैंकिंग्स। नेक्स्ट आता है अर्जुन काधे और देन आपका जीवन क्लिंच एटीपी चैलेंजर्स टेनिस टूर्नामेंट। ठीक है, तो अर्जुन को जीवन मिला, ठीक है जी, मैक्सिको में। ठीक है, जैसे याद रख सकते हैं सीरीज ऑफ इंटरनेशनल मेंस टेनिस टूर्नामेंट्स दैट आर रन बिलो द एटीपी टूर। ठीक है, तो ये अर्जुन 2 प्लेयर्स हैं इंडिया के जिन्होंने एटीपी चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट मैक्सिको में जीता। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ये इसको लेकर काफी ज्यादा चर्चा थी, इस पर्टिकुलर न्यूज को लेकर काफी इनका भव्य स्वागत किया गया, मतलब 17 साल के हैं डी गुकेश और हिस्ट्री यंगेस्ट एवर प्ले टू विन द फाइड कैंडिडेट टूर्नामेंट इन टोरंटो। ठीक है, ये टूर्नामेंट इन्होंने जीत लिया है, दुनिया के सबसे यंगेस्ट प्लेयर बन गए हैं। ठीक है, सो बिकम द यंगेस्ट एवर विन प्रेस्टिजियस कैंडिडेट टूर्नामेंट, make him the youngest ever to compete at the World Chess Championship at his draw against Hikaru Nakamura in the final round of Candidates Chess Tournament. Okay, next आपका अर्जुन एरिगासी replaces विश्वनाथन आनंद to become India's number 1। देखो ये बात मानने है कि चेस में, ठीक है, चेस में इंडिया का जो दबदबा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लिटरली आप कह सकते हैं कि इंडिया लीड कर रहा है चेस में दुनिया को। ठीक है, सो इंडिया हैज नंबर 1 इन द लेटेस्ट चेस रैंकिंग। अर्जुन एरिगासी वाज द टॉप रैंक्ड इंडियन इन द लेटेस्ट 5 रैंकिंग्स। ठीक है, ही इज रैंक्ड 9th इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट आता है पंकज अडवाणी। ठीक है, मैं अपने बचपन से इनको देख रहा हूं बिलियर्ड्स खेलते हुए। ठीक है, तो अभी भी खेल रहे हैं और अभी भी जीत रहे हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत पेशेंस, बहुत परसिवरेंस चाहिए। ठीक है, अपने आप में एक मोटिवेशन है। सीसीआई बिलियर्ड्स क्लासिक टाइटल, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल स्पोर्ट्स पर्सन बिलियर्ड्स रिटेन्ड सीसीआई बिलियर्ड्स क्लासिक टाइटल बाय बीटिंग इंग्लिशमैन डेविड कॉजियर, और ये चौथा सक्सेसफुल जीता है इन्होंने ये पर्टिकुलर टाइटल। ठीक है, सीसीआई बिलियर्ड्स क्लासिक टाइटल। ठीक है, हॉकी इंडिया अवार्ड दिए गए, बेस्ट प्लेयर का अवार्ड दिया गया हार्दिक सिंह को और सलीमा टेटे। ये अवार्ड जो है बलबीर सिंह सीनियर के नाम से है। बलबीर सिंह सीनियर खुद एक बहुत फेमस हॉकी के प्लेयर रहे हैं, उन्हीं के नाम से ये अवार्ड दिया जाता है हॉकी के प्लेयर्स को। ठीक है, सो सलीमा टेटे रिसीव्ड द हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड और हार्दिक सिंह जो है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन
का अवार्ड भी उनको मिला है, बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, और इसमें जो है उनको कैश प्राइज मिलेगा 25 लाख का। इसके अलावा जो अशोक कुमार है वॉज ऑनर्ड विद मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023। नेक्स्ट आता है मणिपुर की प्लेयर हैं, ठीक है, पी चानू, ठीक है, पी चानू, जो कि पहली भारतीय हो गई हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्रोफेशनल लीग में जाकर खेलेंगी। ये बहुत बड़ी बात है। सो साउथ ऑस्ट्रेलियंस वुमेन्स नेशनल प्रीमियर लीग, सो फर्स्ट इंडियन फुटबॉलर टू प्ले इन द ऑस्ट्रेलियन लीग। जनरली इंडिया के प्लेयर्स फुटबॉल में, ठीक है, कुछ प्लेयर्स को छोड़कर उतना अच्छा नहीं करते हैं, तो ये एक डेफिनेटली फुटबॉल की फील्ड में भारत के लिए अच्छी न्यूज है। नेक्स्ट आपका 6 ईयर ओल्ड ताकश्वी वाघानी सेट्स न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड इन द लिम्बो स्केटिंग। ये वीडियो काफी वायरल हुई थी। अगर आप में से किसी ने ये छोटा सा क्लिप देखा होगा, काफी ज्यादा वायरल हुआ था ये, ठीक है। तो ये कैसे 6 साल की जो बच्ची है, ये स्केटिंग है, इसमें बेसिकली नाउ इसको बोलते हैं आपका लिम्बो स्केटिंग, यस, लिम्बो स्केटिंग। तो इसकी जो हाइट है दैट इज 16 सेंटीमीटर, 6 इंच, ठीक है, 6 इंच, 6.29 इंचेस, तो उससे क्रॉस करती है फॉर ओवर 25 मीटर्स, ठीक है। वो वीडियो आप गूगल करना, सर्च करना, बहुत अच्छा वीडियो है, बड़ा मजा आएगा देख के। सो दैट अगेन ग्रेट अचीवमेंट इन एथलेटिक्स यू कैन से। ये किया है 6 ईयर ओल्ड ताकश्वी फ्रॉम अहमदाबाद। आगे चलते हैं इंडेसिस पे। तो पहली न्यूज है इंडेसिस में, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज ने मैप किया है इंडियन ओशन फ्लोर को स्टडी द करंट्स। देखा गया है कि किस तरीके से इंडियन ओशन में अंडमान निकोबार आइलैंड्स, मालदीव्स, वो इंडियन ओशन के करंट्स को प्रभावित करता है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है बैथिमेट्री, सीधा सीधा क्वेश्चन इस पे पूछा जा सकता है। बैथिमेट्री होता है स्टडी एंड मैपिंग ऑफ द डेप्थ ऑफ वाटर, ठीक है, इन द ओशंस, ठीक है। इसके अलावा रिवर्स, लेक्स, स्ट्रीम्स। इसमें आप मेरे को कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताएंगे डीपेस्ट ट्रेंच कौन सी है, डीपेस्ट पॉइंट किसे कहते हैं ओशंस में, कमेंट सेक्शन बॉक्स में, बहुत ही स्टैंडर्ड सा फैक्ट है, ठीक है। इंपैक्ट ऑफ बैथिमेट्री इंडियन ओशन सर्कुलेशन, इसके बारे में बताया गया, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स का, मालदीव्स का इंपॉर्टेंट रोल है। इससे होगा क्या, इससे हमें पता लगेगा, ठीक है जी, फोरकास्ट वेदर कंडीशंस के बारे में, ओशन कंडीशंस के बारे में, क्लाइमेट के बारे में, ये सारी चीजें जो हैं कैसे प्रभावित करती हैं हमारे क्लाइमेट को, इन चीजों को हम बेहतर तरीके से स्टडी कर पाएंगे, ठीक है। इसका बेनिफिट ये है। नेक्स्ट है, इंडिया जो है 4th लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर है ओवरऑल ग्लोबली, ऐसा कहा सिप्री की रिपोर्ट ने। सिप्री क्या है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम, तो वहां पर ये इंस्टीट्यूट है, काफी फेमस ये रिपोर्ट मानी जाती है, हर साल आती है। इसमें कहा गया है कि इंडिया ने जो है 4था लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर है, 83.6 बिलियन डॉलर्स हमने इन्वेस्ट किया है, या कह लीजिए स्पेंड किया है मिलिट्री में, 4.2% हायर है 2022 से। दुनिया भर में जो ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो 6.8% बढ़ा है, जो कि हाईएस्ट है सिंस 2009। मतलब कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, इजराइल हमास, उसमें ईरान भी कूद चुका है, यूके यूएस भी इन्वॉल्व है, तो इस के चलते जो है कहीं ना कहीं मिलिट्री स्पेंडिंग जो है दुनिया भर में बढ़ा है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं टॉप 10 जो लार्जेस्ट स्पेंडर्स हैं, वो उनकी स्पेंडिंग यहां पर बढ़ी है। तो सबसे बड़ा कह लीजिए मिलिट्री स्पेंडर दुनिया भर में, मतलब मिलिट्री पे स्पेंड करने वाला यूएस है 37%, चाइना 12%, ठीक है। उसके बाद रशिया 4.5%, इंडिया 3.4%, बाकी देश आते हैं। तो आप देख सकते हैं एक देश जिसकी पॉपुलेशन लगभग 33 करोड़ है, 800 करोड़ में से 33 करोड़ की पॉपुलेशन जो है वो 37% मिलिट्री पे स्पेंड करता है, ठीक है। चलिए, अंकल सैम है, अंकल सैम इज लाइक पुलिस इंस्पेक्टर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, तो वो यहां पर स्पेंड कर रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट आता है आपका इंडिया का 144 करोड़ पॉपुलेशन में से 14 साल से नीचे की जो पॉपुलेशन है वो 24% है, मतलब 0 से 14 तक की जो पॉपुलेशन है वो 24% है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो 36 करोड़ पॉपुलेशन हमारी 14 साल से छोटी है, ठीक है, 14 साल से कम है उनकी आयु। तो सीधा सीधा आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि हमारे पास डेमोग्राफिक अभी डिविडेंड है, उनको अगर राइट स्किल्स एजुकेशन दिया जाए
तो वो अपने आप में एक डेमोग्राफिक डिविडेंड लेकर आ सकता है अगले कुछ सालों तक भारत के लिए, ठीक है, अगले कुछ दशकों तक रादर। ठीक है, तो ये यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड ने ये जानकारी दी, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। और यहां पर एक और विषय क्या है कि इंडिया अब लार्जेस्ट पॉपुलेट कंट्री हो चुका है। लास्ट ईयर ही हम उसको अचीव कर चुके हैं 144 करोड़। चाइना अब हमसे काफी पीछे हो गया है 142.5 करोड़। इसके अलावा जब हमने 2011 का सेंसस, क्योंकि 2021 में सेंसस हो नहीं पाया बिकॉज ऑफ कोविड, 2011 का सेंसस हुआ था 121 करोड़। अगला सेंसस कब होगा कहा जा रहा है, इस इलेक्शन के बाद, इलेक्शन कंप्लीट, नई सरकार बनेगी तब जो है सेंसस होगा। तो यहां पर इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो बढ़ता जा रहा है। बट इसमें आप देख सकते हैं एक डाटा दिया गया है, 17% पॉपुलेशन है हमारी जो 10 से 19 साल के बीच में है। ठीक है, 15 से 64 साल के बीच में 68% पॉपुलेशन है, 68% पॉपुलेशन है, 7% हमारी पॉपुलेशन जो है वो 65 ईयर से ज्यादा है। अगर हम यहां पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी बात करें तो मेन में जनरली दुनिया भर में ये देखा गया है कि पुरुषों में लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होता है, महिलाओं में लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होता है। पुरुषों में ये 71 ईयर्स है, महिलाओं में ये 74 ईयर्स है। ठीक है, चाइल्ड मैरिज परसेंटेज इन इंडिया वाज एट 23। ठीक है जी, ये एक चिंता का विषय है। ठीक है, तो यहां पर कई सारे डाटा दिए गए हैं। अच्छी डाटा ये है कि जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के जन्म देते वक्त जो माँ है, ठीक है, उसकी जो डेथ थी, ठीक है, वो काफी ज्यादा था, वो परसेंटेज काफी लगातार कम हुआ है भारत में। ठीक है, मैटरनल डेथ्स इन इंडिया हैव फॉलन कंसिडरेबली, अकाउंटिंग फॉर 8% ऑफ ऑल सच फर्टिलिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड। सो वी आर रफली 16 to 17% पॉपुलेशन, तो 8% मैटरनल डेथ्स, मतलब लगातार हम कम हो रहा है इंडिया में मैटरनल डेथ्स। ठीक है जी, ग्लोबली मिलियंस ऑफ गर्ल्स एंड वुमेन रिमेन फार बिहाइंड स्लोइंग एंड सॉल्ट की मेजर्स। 800 वुमेन डाई एवरी डे गिविंग बर्थ। ठीक है, बच्चा देते वक्त 800 महिलाओं का हर दिन जो है जान जाती है। ठीक है, ये एक अपने आप में काफी चिंता का विषय है दुनिया भर में। नेक्स्ट आपका हेपेटाइटिस, इंडिया जो है हैज द सेकंड मोस्ट हेपेटाइटिस बी एंड सी केसेस आफ्टर चाइना। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ये रिपोर्ट कहती है। सो यहां पर आप देख सकते हैं ABCDE ये स्ट्रेन है अलग अलग हेपेटाइटिस के। हेपेटाइटिस बेसिकली लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम रहता है। ठीक है, उसमें बी और सी सबसे खतरनाक है। और अगर हम बात करें तो ये क्रॉनिक डिजीज जिसकी वजह से लीवर कैंसर, लीवर साइरोसिस, वायरल हेपेटाइटिस, ये सारी बीमारियां होती हैं। इंडिया में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा केसेस हैं आफ्टर चाइना। नेक्स्ट है QS एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स आई हैं। काफी फेमस ये रैंकिंग्स मानी जाती हैं और इस रैंकिंग में लगभग 1600 इंस्टीट्यूट या 1500 प्लस इंस्टीट्यूट्स को रैंक किया गया है। 69 इंडियन यूनिवर्सिटीज हैव मेड टू द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट। JNU जो है इंडिया का हाईएस्ट रैंक्ड यूनिवर्सिटी है, 20th स्पॉट पे, 20th रैंक है फॉर डेवलपमेंट स्टडीज। IIM अहमदाबाद है आपका टॉप 25 इंस्टीट्यूट्स में फॉर बिजनेस एंड मैनेजमेंट स्टडीज ऑब्वियसली। ठीक है, IIM बैंगलोर और कैलकाटा जो है, IIM कैलकाटा, वो टॉप 50 इंस्टीट्यूट्स में आते हैं। इसके अलावा सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल टेक्निकल्स जो साइंसेज हैं वो आपका 24th पोजीशन है ग्लोबली। ठीक है, इसके अलावा इंडिया सेकंड मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री है इन एशिया जिसमें 69 यूनिवर्सिटीज हैं। चाइना की 101 यूनिवर्सिटीज हैं जो उसमें रिप्रेजेंट करती हैं। इंडिया होल्ड्स 4th पोजीशन इन द टोटल नंबर ऑफ रैंक्ड एंट्रीज, 454। ठीक है, इसके अलावा इंडिया में जो ग्रोथ हुई है, इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क इंडिकेटर, मतलब रिसर्च पेपर ज्यादा पब्लिश हो रहे हैं अगर सिंपल भाषा में कहें। और 2017 से लेकर 22 तक इंडिया का जो रिसर्च आउटपुट है सर्च बाय इंप्रेसिव 54%, तो लगातार ये इंप्रूव हुआ है। दैट इज अगेन। नेक्स्ट आपका वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में इंडिया का रैंक ग्लोबली 10th है, जो कि अगेन चिंता का विषय है। ठीक है, यहां पर सबसे ज्यादा नंबर पर कौन है, सबसे आगे, मतलब सबसे ज्यादा साइबर क्राइम्स कहां पर हो रहे हैं, रशिया में। ठीक है, यूक्रेन में दूसरे नंबर पर। आप यहां पर देख सकते हैं भारत का 10वां रैंक है। इसमें भी अगर आप देखेंगे कैटेगरीज डिफाइन की गई हैं। स्कैम्स बहुत ज्यादा होते हैं, खासकर ये पेमेंट स्कैम्स। आपको लिंक दे दिया जाएगा, ठीक है, आपकी लॉटरी लग गई है, ये इस तरीके, या प्री पेमेंट, इस तरीके के स्कैम आपको भारत में ज्यादा देखने को मिलते हैं। सो इंडिया वाज फाउंड स्पेशलाइजिंग इन मिड टेक क्राइम्स, इंडिया वाज फाउंड टू स्पेशलाइज इन स्कैम्स।
ठीक है, तो ये एक अपने आप में चिंता का विषय है। हमने इसको लेकर डाटा डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था 7400 करोड़ 2023 में, मोर देन 7400 करोड़ के जो है इस तरीके के डिफॉल्ट पेमेंट्स को लेकर केसेस आए हैं। 11 लाख से ज्यादा जो है इस तरीके के जो है केसेस रजिस्टर हुए हैं साइबर क्राइम्स को लेकर। हुरोन यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024, यहां पर यूनिकॉर्न क्या होता है? देखिए, यूनिकॉर्न होता है वो कंपनी जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन हो गई है। ठीक है, $1 बिलियन का मतलब कितना है? लगभग लगभग 8300 करोड़, 8300 करोड़। अगर मैं $1 को 83 रुपीज का मानता हूं, ठीक है, 83 रुपीज का मानता हूं, तो ये बनता है इंडियन रुपीज में, ठीक है, इंडियन रुपीज में 8300 करोड़। सो अब यहां पर एक जो चिंता का विषय आया है वो ये है कि इंडिया में यूनिकॉर्न्स में नंबर कम हुआ है। पेस पिछले कुछ सालों में सबसे खराब पेस 2023 में रही है। ठीक है, ये एक चिंता का विषय है। बट ओवरऑल अगर हम देखें, इंडिया में 67 यूनिकॉर्न्स हैं, उससे पहले साल में 68 यूनिकॉर्न्स थे। इसमें एक बहुत बड़ा एग्जांपल बाइजूस का है। बाइजूस अब यूनिकॉर्न नहीं रहा है, और सबसे सक्सेसफुल यूनिकॉर्न था या सबसे सक्सेसफुल स्टार्टअप था एक टाइम पे। $22 बिलियन उसकी वैल्यूएशन पहुंच गई थी, बट इट क्रैश्ड कहीं ना कहीं। और वो एक ओवरऑल जो सेंटीमेंट है यूनिकॉर्न्स का या स्टार्टअप्स का, वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। इंडिया में अगर हम देखें, 67 यूनिकॉर्न 2023 में, 2022 में 68 यूनिकॉर्न थे, तो बढ़ने के बजाय कम हो गए हैं। और इसमें सबसे ज्यादा जो वैल्यूएशन रही वो स्विगी की रही। स्विगी फूड डिलीवरी ऐप है, ड्रीम 11, ठीक है, उसकी रही। और इसके अलावा अगर हम सिटीज के अकॉर्डिंग देखें तो न्यूयॉर्क में 133 यूनिकॉर्न है। अब आप यहां पर देखो कि कंट्रीज के अकॉर्डिंग देखो, यूएस में 703, ठीक है, चाइना में 340 और इंडिया में 67। ठीक है, अब ये सोचो कि किस लेवल पर ये बिजनेस को ग्रो करते हैं। ठीक है, 33 करोड़ की पॉपुलेशन है, 703 यूनिकॉर्न है, नए स्टार्टअप्स हैं जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन पहुंच गई है। ठीक है, चलिए, तो ये देख सकते हैं ये वैल्यूएशन। नेक्स्ट आता है प्लास्टिक ओवरशूट डे। देखिए, प्लास्टिक ओवरशूट डे क्या कहता है कि लगातार दुनिया में जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसकी कंजप्शन बढ़ती जा रही है, और ये एक डाटा देता है। वो आपको बताता है कि आप जो जितनी धरती की कैरिंग कैपेसिटी है, ठीक है, कैरिंग कैपेसिटी को ऐसे समझ लो कि कितना धरती जो है उसको रीजनरेट कर सकती है, मैनेज कर सकते हैं उस प्लास्टिक को। तो हम उससे ज्यादा प्लास्टिक जो है जनरेट कर रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर दिन डिसाइड किया जाता है कि पूरे एक साल में कब जो है जितना हमें एक साल में प्लास्टिक कंज्यूम करना चाहिए था, हम उससे पहले ही उतना प्लास्टिक कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये जो डेट आई है वो आई है आपकी 5 सितंबर। इसका कुल मिला के मतलब ऐसे समझो कि 8 महीने तक, अगस्त हो गया, ठीक है, 8 महीने और 5 दिन, ठीक है, 8 महीने 5 दिन में हमने उतना प्लास्टिक दुनिया भर में कंज्यूम कर लिया जितना कि 12 महीने में करना चाहिए था। ठीक है, पूरे एक साल में करना चाहिए था। ठीक है, तो ये स्विस नॉन प्रॉफिट ये अर्थ एक बॉडी है, उन्होंने किया इसको। और इंडिया में दो पर कैपिटा प्लास्टिक प्रोडक्शन काफी कम है, ठीक है, अगर हम बात करें इंडिया की, बट वो लगातार बढ़ती जा रही है। वो एक कॉज ऑफ कंसर्न है। दूसरा कॉज ऑफ कंसर्न ये है कि बहुत ज्यादा प्लास्टिक जो है वो प्रोसेस नहीं हो पाता है। और इंडिया में ये जो डाटा है वो अप्रैल मंथ का है, ठीक है, दैट इज समवेयर इन द अप्रैल, one of the lowest in the world, and among the 12 countries 60% planet mismanaged प्लास्टिक भारत में। और 12 कंट्रीज हैं जो इसमें आपको आती हैं जिनमें 60% प्लैनेट का मिसमैनेज प्लास्टिक आपको देखने को मिलता है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। यस, इंडिया का 23 अप्रैल को ये प्लास्टिक ओवरशूट डे आ जाएगा, जो मैं आपको इंडिया का डाटा बताना चाह रहा था। सो इंडिया का 23 अप्रैल, आप ये मान के चलिए कि हमने लगभग 4 महीने में उतना प्लास्टिक यूज कर लिया जितना एक साल में करना था। ठीक है, दैट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। नेक्स्ट, रिलायंस जियो इमर्जेस एज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मोबाइल ऑपरेटर इन डाटा ट्रैफिक। ठीक है,
तो यहां पर रिलायंस जियो जो है दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर बनकर आ गया है, खासकर डाटा कंजम्पशन के रूप में अगर देखें तो 40.9 एक्साबाइट्स इन द जनवरी टू मार्च क्वार्टर। तो आप इससे आप ये भी लगा सकते हैं आइडिया कि एज अ इंडियन हमारी डाटा की कंजम्पशन कितनी बढ़ चुकी है डेली बेसिस पर, ठीक है। और 35.2% जो है इंक्रीज है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, ठीक है जी। टॉप 10 रिचेस्ट पीपल इन इंडिया 2024, तो सबसे रिचेस्ट हैं मुकेश अंबानी, दूसरे पे हैं गौतम अडानी, ठीक है जी। कंबाइंड वेल्थ अगर हम देखें, जो कि कहा जाता है कि लगातार जो टॉप बिल्कुल सुपर रिच इंडियंस हैं उनका जो वेल्थ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, वो इस डाटा में भी कहा गया है। 200 इंडियन फीचर्स अप फ्रॉम 169 लास्ट ईयर, ठीक है। वर्ल्ड बिलियनर्स की लिस्ट आई, इसमें कंबाइंड वेल्थ जो है इन इंडियंस की वो 954 बिलियन डॉलर्स है, ठीक है, जो कि 41% बढ़ चुकी है 675 बिलियन डॉलर से। मतलब एक साल में 41% जो है उनकी वेल्थ बढ़ी है। अगर आप इसको डाटा को देखेंगे तो बॉटम 50% पॉपुलेशन के पास ये आपको एसेट भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है यूएस में सबसे ज्यादा बिलियनर्स हैं, इसमें बर्नार्ड आर्नोल्ट और उनकी फैमिली आती है। दूसरे नंबर पर एलन मस्क हैं, फिर जेफ बीजोस हैं। एलन मस्क स्पेसएक्स, ट्विटर के ट्विटर के नॉट फाउंडर, ट्विटर के जो अभी ओनर हैं, और जिसको एक्स कहते हैं। जेफ बीजोस अमेजन के जो है फाउंडर हैं। नेक्स्ट आता है एसबीआई, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी जो है टॉप 50 एशिया पैसिफिक बैंक्स में आ गए हैं, एस&पी ग्लोबल का ऐसा कहना है मार्केट कैपिटलाइजेशन के टर्म्स में, ठीक है। सो टॉप 50 बैंक्स बाय एसेट्स एशिया पैसिफिक रीजन में एसबीआई, एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई। दिल्ली एयरपोर्ट जो है वर्ल्ड का 10th बिगेस्ट एयरपोर्ट बन गया है। 2023 में 7 करोड़ 22 लाख पैसेंजर्स को जो है कैटर किया है दिल्ली एयरपोर्ट में, ठीक है जी। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 10th बिजिएस्ट एयरपोर्ट हो गया है। यूएस में एक एयरपोर्ट है हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा एयरपोर्ट, जो हर साल 10 करोड़ 46 लाख पैसेंजर्स को डील करता है, ठीक है। 8 इंडियंस फीचर्ड ऑन टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2024 लिस्ट। इसमें आलिया भट्ट को रखा गया है, साक्षी मलिक, जो 2 इंडियंस हैं। बाकी जो हैं 6 इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो भारतीय मूल के हैं, ठीक है, भारतीय मूल के हैं, जैसे देव पटेल बहुत फेमस एक्टर हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट सीईओ सत्या नडेला, प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक अजय बांगा, ठीक है, और यूनिवर्सिटी प्रोफेसर येल यूनिवर्सिटी प्रेमवदा नटराजन, ठीक है। उसके बाद दार्जिलिंग एक्सप्रेस जो है बहुत फेमस रेस्टोरेंट ऑनर हैं आसमा खान। तो ये कुछ पर्सनालिटीज हैं जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज में रखी गई हैं टाइम्स 100 में। कार्बन मेजर रिपोर्ट बाय इन्फ्लुएंस मैप, तो ये कहा गया है कि 2016 से 22 तक 80% ऑफ द वर्ल्ड कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस जो हैं वो 57 फॉसिल फ्यूल्स एंड सीमेंट प्रोड्यूसिंग कंपनी से आया है। तो ये अपने आप में काफी बड़ा डाटा है कि 57 ही कंपनीज ऐसी हैं जिनमें से ये कार्बन एमिशंस हो रहे हैं। टॉप 3 कार्बन एमिटिंग कंपनीज में सऊदी अरामको, सऊदी अरेबिया की सबसे बड़ी कंपनी है सऊदी अरामको, ठीक है। और गैसप्रॉम जो कि रशिया की है, और इंडिया की कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, कोल इंडिया। तो ये कहा गया है कि ये बड़े प्लेयर्स हैं जो कार्बन एमिशंस कर रहे हैं। 2015 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, पेरिस एग्रीमेंट के बाद कहा गया कि कार्बन एमिशंस कम करने हैं, पर कार्बन एमिशंस बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये एक अपने आप में एक डाटा है। यूएन पेरिस क्लाइमेट डील जो है या पेरिस एग्रीमेंट है 2015 में COP 15 में इसके बारे में चर्चा की गई थी। आई एम रियली सॉरी, 2015 में था, COP 15 नहीं, 2015 में COP 21। कॉप होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है, जिसमें टारगेट रखा गया था कि 2 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कतई ही नहीं बढ़ना चाहिए, और कोशिश करनी है कि टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस तक, 1.5 डिग्री सेल्सियस तक हमें इसको रोक लेना है। ऑलरेडी धरती का टेम्परेचर प्री इंडस्ट्रियल लेवल से, या मतलब मान लो 200 सालों में, लगभग 200 सालों में 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है, ठीक है। तो ये अपने आप में अगेन चिंता का एक विषय है। ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया जो है दुनिया का चौथा लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गया है डिजिटली डिलीवर्ड सर्विसेज में। ये इंडिया के लिए पॉजिटिव न्यूज है। लगातार हमारी जो सर्विसेज एक्सपोर्ट है, देखो हमारा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में किसका है, सर्विस सेक्टर का है। तो सर्विस सेक्टर जो है लगातार हमारा बढ़ रहा है। $257 बिलियन 2023 में
ये हमने एक्सपोर्ट किया है। 17% इंक्रीज हुआ है डिजिटल सर्विसेज एक्सपोर्ट। ठीक है, और इसमें अगर आप देखेंगे इंडिया ने जर्मनी और चाइना को सरपास कर लिया है, बट अभी भी हम यूएस, यूके और आयरलैंड से पीछे हैं। बट जिस तरीके से ग्रो कर रहे हैं, हो सकता है इनको भी जल्दी ही पीछे छोड़ दें। नेक्स्ट आता है, नियरली 66,000 इंडियंस ने अमेरिका की सिटीजनशिप ली है, ऐसा कहना है सीआरएस रिपोर्ट का। ठीक है, यहां पर जो है 46 मिलियन फॉरेन बॉर्न पर्संस यूएस में रहते हैं। यूएस की 14% पॉपुलेशन ऐसी है जो यूएस में पैदा नहीं हुई, और देशों में पैदा हुई है, जो वहां पर जाकर जिन्होंने सिटीजनशिप ली है। ठीक है, सिटीजनशिप ली है। 4,60,00,000 पॉपुलेशन, लगभग 14% पॉपुलेशन, बहुत बड़ी बात है। अभी रिसेंटली जो बाइडेन ने कहा भी कि हम बहुत ज्यादा इमिग्रेंट्स को अलाउ करते हैं, दुनिया भर से बेस्ट टैलेंट को लेकर आते हैं। उसी बेस्ट टैलेंट ने यूएस को यूएस बनाया है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं, ये कहा भी जाता है कि जितनी भी बड़ी टेक कंपनीज हैं, उनके हेड आज के समय पर कौन है? इंडियंस ही हैं। ठीक है, इंडियंस ही हैं जो वहां पर जाकर कंपनीज के सीईओ हैं। ठीक है जी, तो ये था आज का सेशन। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, देखते रहिए परचम क्लासेस। बहुत बहुत धन्यवाद।